हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल इंग्लिश विद ट्रिक। आज हम विलियम शेक्सपियर के जिस प्ले को पढ़ने जा रहे हैं उसका नाम है मैकबेथ। देखिए, ये विलियम शेक्सपियर की 4 ग्रेट ट्रेजेडीज़ में से एक है। ठीक है, सबसे पहले देखिए हम समझेंगे इसके कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट। उसके बाद हम लोग नज़र डालेंगे मैकबेथ में जो भी करेक्टर्स हैं उनके ऊपर, उनको देखेंगे अच्छे से। देन हम समझेंगे इसकी समरी और उसके बाद इसके क्वेश्चन आंसर, देन इसकी कोटेशन और सभी चीज़ें मैं आपको लगभग ट्रिक से ही करवाऊंगी। ओके, तो चलिए स्टार्ट करते हैं, देख लेते हैं कुछ इसके इंपॉर्टेंट फैक्ट। देखिए, इसका फुल टाइटल क्या है मैकबेथ का? इसका है द ट्रेजेडी ऑफ मैकबेथ। ठीक है, ये फिल्म लिखी गई थी, कब लिखी गई थी? 1606 में। और जब ये फर्स्ट टाइम लिखी गई थी उसी साल ये परफॉर्म हुई थी 1606 में। अब देख लेते हैं ये पब्लिश्ड कब हुई थी। ये हुई थी पब्लिश 1623 में, जब विलियम शेक्सपियर का फर्स्ट फोलियो पब्लिश्ड हुआ था। टोटल कितने एक्ट्स हैं इसमें? इसमें 5 एक्ट्स हैं और उन सभी एक्ट्स को मिला के कितने सीन्स हैं? टोटल 28। और इसका जॉनर क्या है? वो है आपका एक ट्रेजेडी। ठीक है, अब हम इसके बाद देखेंगे इसकी करेक्टर लिस्ट, देन इसकी समरी और उसके बाद इसके क्वेश्चन आंसर और कोटेशंस। ओके, तो चलिए अब हम इनके कुछ करेक्टर्स देख लेते हैं। मैकबेथ के कौन कौन से करेक्टर थे इस प्ले में और किस करेक्टर ने क्या रोल निभाया था। ठीक है, तो सबसे पहले नंबर पे थी डंकन। ठीक है, ये कौन थे? ये थे किंग ऑफ स्कॉटलैंड। कौन थे? किंग ऑफ स्कॉटलैंड। इनके 2 पुत्र थे। फर्स्ट का नाम था मैल्कम और सेकेंड थे डोनाल्ड। ठीक है, ये जो मैल्कम थे ये इनके बड़े बेटे थे और ये जो डोनाल्ड है ये इनके छोटे बेटे थे। ठीक है, ये चीज़ क्लियर हो गई, 3 चीज़ें क्लियर हो गई। 4th नंबर पे हमारे मैकबेथ भाई साहब और इन्हीं के ऊपर पूरा ये प्ले क्या है? डिपेंड है। ये क्या थे? ये थे अ जर्नल इन द आर्मी ऑफ किंग डंकन, यानी राजा डंकन की सेना के एक सेनापति। और ओरिजिनली थेन ऑफ ग्लैमिस। उसके बाद क्या हुए? ये ग्लैमिस के थेन हुए, देन थेन ऑफ कॉडोर, उसके बाद कॉडोर के थेन हुए एंड देन लेटर किंग ऑफ स्कॉटलैंड। और उसके बाद ये क्या बने? स्कॉटलैंड के राजा बन गए। नेक्स्ट देख लेते हैं। नेक्स्ट है 5th नंबर पे लेडी मैकबेथ। अब देखिए लेडी मैकबेथ का भी बहुत बड़ा रोल है इसमें। अब ये कौन थी लेडी मैकबेथ? जो मैकबेथ थे इनकी वाइफ, मैकबेथ वाइफ एंड लेटर क्वीन ऑफ स्कॉटलैंड। ये तो भाई अपने आप ही हो जाएंगी क्योंकि ये लेटर किंग है ना। नेक्स्ट है 6th नंबर पे बैंको। ये कौन थे? देखिए मैकबेथ फ्रेंड एंड अ जर्नल इन द आर्मी ऑफ किंग डंकन। ये मैकबेथ के तो फ्रेंड थे, है ना, और राजा डंकन की सेना में ये सेनापति थे। नेक्स्ट है हमारे फ्लिंस। ये कौन थे? ये थे हमारे बैंको सन। नेक्स्ट करेक्टर है हमारा मैकडफ। मैकडफ कौन थे भाई? ये थे हमारे थेन ऑफ 5, यानी 5 के थेन। ओके, और देख लेते हैं इसमें और कौन कौन से करेक्टर थे। देखिए 9th नंबर पे हमारी लेडी मैकडफ, है ना। ये कौन थी? ये थी मैकडफ की वाइफ। ठीक, नेक्स्ट करेक्टर 10th नंबर का मैकडफ सन, यानी मैकडफ के पुत्र। नेक्स्ट थे हमारे सिवार्ड। ये कौन थे? अंग्रेजी सेना के सेनापति। नेक्स्ट है हमारे यंग सिवार्ड। यंग सिवार्ड कौन थे? ये जो हमारे सिवार्ड थे इनके सन। ठीक है, सिवार्ड के सन। नेक्स्ट है सेटन। ये कौन थे? ये थे मैकबेथ आर्मरर। नेक्स्ट करेक्टर है हमारा हेकेटी। ये कौन थी भाई? ये थी हमारी क्वीन ऑफ विचेस, जो हमारी जो विचेस थी, डायने थी, उनकी रानी। नेक्स्ट करेक्टर देखिए, नेक्स्ट तो आपको पता है ये 3 विचेस थी। ओके, नेक्स्ट करेक्टर है पोर्टर। ये कौन थे भाई? ये थे गेट कीपर एट मैकबेथ होम। मैकबेथ के होम पे जो गेट कीपर थे, द्वारपाल जिसे बोलते हैं हिंदी में, वो थे। ठीक है, नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट करेक्टर है हमारी जेंटल वुमेन। जेंटल वुमेन कौन थी? ये लेडी मैकबेथ की केयर टेकर थी। नेक्स्ट करेक्टर्स हैं हमारे रॉस, लेनॉक्स, एंगस, मेंटीथ, कैथनेस। नेक्स्ट ये जो 5 करेक्टर्स हैं हमारे, ये हैं हमारे स्कॉटिश थेन। आई होप सारे करेक्टर आपको समझ में आ गए होंगे। अब देख लेते हैं इसकी समरी। देखिए, स्कॉटलैंड का एक राजा था डंकन, ये मैं आपको ऑलरेडी बता चुकी हूँ, और उसका एक वजीर था जिसका नाम था मैकबेथ। ठीक है, और जो मैकबेथ था वो बहुत ही ज़्यादा वीर, साहसी और बहादुर था। एक बार स्कॉटलैंड पे एक राजा ने क्या कर दिया? हमला कर दिया। अब राजा डंकन ने युद्ध की सारी जिम्मेदारी किसको सौंप दी? अपने वजीर मैकबेथ को। और मैकबेथ पूरी तैयारी के साथ लड़ाई करने के लिए, युद्ध लड़ने के लिए चला गया। और वहाँ पे क्या हुआ कि मैकबेथ जैसा कि वीर था बहुत ज़्यादा, मैकबेथ बहादुर था बहुत ज़्यादा, तो वो मतलब डट के लड़ा। और जो राजा ने हमला किया था स्कॉटलैंड पे, उस राजा का सर काट के किले पर टांग दिया।
इससे जो उसकी सेना थी उसमें खौफ पैदा हो गया और इस युद्ध को जीतने के बाद जो मैकबेथ थे वो अपनी सेना और सेनापति, उनके साथ एक सेनापति और थे जिनका नाम था बैंको। मैं आपको बता चुकी हूँ बैंको कैरेक्टर के बारे में। कौन थे ये? मैकबेथ के दोस्त थे और राजा डंगन की सेना में एक सेनापति थे। ठीक है, अब उनके साथ भाई लौट रहे थे। कहाँ लौट रहे थे भाई? स्कॉटलैंड लौट रहे थे। अब क्या होता है, स्कॉटलैंड लौटते में रास्ते में एक सुनसान सा रास्ता पड़ता है। वहाँ पे वो अपनी सेना को आदेश देते हैं कि भाई, ऐसा होता है ना कि भाई सुनसान रास्ता है, या तो इसे जल्दी पार कर लो या कहीं रुक के थोड़ा इंतज़ार करो सूरज निकलने का, फिर हम दोबारा जर्नी अपनी स्टार्ट करेंगे। तो उन्होंने अपने जो सेनापति थे बैंको, उनको आदेश दिया, क्या दिया भाई, कि जितना जल्दी हो सके सुनसान रास्ता पार कर लो। अब बहुत जल्दी क्या हो गई, शाम हो गई और सूरज छिप गया। अब उन्होंने क्या निर्णय लिया कि ऐसा करते हैं भाई कि थोड़ी देर यहीं रुक जाते हैं और सुबह जब होगी तब हम लोग यहाँ से निकलेंगे। बैंको ने कहा ठीक है। अब जब वो लोग वहाँ पे रुक गए तो उन्होंने एक फुसफुसाने की आवाज़ सुनी कि जैसे कोई फुसफुस करके बात करता है ना, फुसफुसा के। अब उन्होंने सोचा ये कौन फुसफुसा रहा है भाई, ये कौन आवाज़ कर रहा है भाई इतना यहाँ सुनसान जगह में। तो उन्होंने थोड़ा सा आगे जाके देखा तो वहाँ पे 3 चुड़ैलें आपस में बात कर रही थी। क्या बात कर रही थी? तभी वहाँ पर ढोल बजने की आवाज़ आने लगी। ढोल की आवाज़ सुनकर उनमें से एक ने कहा, किसने? देखो 3 चुड़ैलें जो आपस में बात कर रही थी ना फुसफुसा के, उनमें से एक ने कहा कि मुझे ढोल की आवाज़ आ रही है, इसका मतलब कि मैकबेथ युद्ध जीतकर लौट रहा है। इतना कहकर वे तीनों चुड़ैलें जो थी मैकबेथ के सामने आ गई। अब वो जो मैकबेथ सुन रहे थे ना फुसफुसाने की आवाज़, वो किन की थी? इन तीनों चुड़ैलों की ही थी। जैसे ही ढोल बजा उन्हें लगा कि भाई मैकबेथ जीत गया और वो तीनों उसके सामने आ गई। मैकबेथ उनको देखकर एकदम डर गया और चीखने चिल्लाने लगा। भाई कोई भी अगर चुड़ैल वगैरह आएगी तो भाई डर तो लगता ही है। तभी उन तीनों चुड़ैलों में से एक ने अपने होठों पर उंगली रखकर कहा, भाई मैकबेथ चुप हो जाओ, चुप होने का आदेश दिया। मैकबेथ ने उनसे पूछा कि तुम कौन हो भाई और मेरा नाम कैसे जानती हो? तो उनमें से एक चुड़ैल बोलती है, क्या बोलती है भाई, कि तुम कॉडर के स्वामी बनोगे, तुम स्कॉटलैंड के राजा बनोगे और उसके बाद जो बैंको है उसका पुत्र सिंहासन पे बैठेगा। तुम ये मत समझना कि तुम्हारे बाद तुम्हारा पुत्र बैठेगा। अब भाई ये तो टेंशन की बात हो गई। क्यों? क्योंकि वो क्या सोच रहा था भाई अभी तक कि चलो मैं राजा बन जाऊंगा, ठीक है, उसके बाद भाई मेरा पुत्र राजा बनेगा। अब कोई बात नहीं। और इतना कहकर वो तीनों चुड़ैलें वहाँ से चली गई। जब वो थोड़ा आगे बढ़ा तो उसको 2 लोग आते हुए दिखाई दिए थे। अब ये 2 लोग कौन थे? ये थे रॉस और एंगस, जो स्कॉटिश थेन थे। ठीक है, अब जब वो लोग आते हुए दिखाई दिए तो उन्होंने मैकबेथ से कहा कि राजा डंकन ने तुम्हें राज दरबार में बुलाया है और उन्होंने कहा, क्या कहा, कि वो तुमसे भाई बहुत ज़्यादा खुश है, वह तुम्हें तुम्हारी बहादुरी का क्या देना चाहते हैं? इनाम देना चाहते हैं। तभी एंकस ने कहा कि राजा का आदेश है कि मैं तुम्हें कॉडर की जागीर का संरक्षक कहकर पुकारूं। अब देखिए जो मैकबेथ थे ये पहले ही ग्लैमिस के थेन थे। ठीक है, अब ये हो गए कॉडर के भी थेन। ठीक है, अब उन्होंने कहा, भाई क्यों भाई, ऐसा कैसे हो सकता है? अभी तो कॉडर के जो राजा हैं वो अभी तक जिंदा है, तो वहाँ का भाई मैं कैसे बन सकता हूँ थेन? तो उन दोनों ने कहा, क्या कहा भाई, कि राजा डंकन का आदेश है कि हम लोग तुम्हें कॉडर का संरक्षक कहकर पुकारें। जब उन दोनों ने मैकबेथ को कॉडर का संरक्षक कह के पुकारा तो भाई मैकबेथ ने पूछा कि भाई क्यों भाई, देखिए वहाँ का तो अभी राजा भी जिंदा है, ऐसा क्यों? फिर एंगस ने उन्हें बताया, क्या बताया, कि जो कॉडर के स्वामी थे उन्होंने क्या किया है भाई, देशद्रोह किया है और जिसके चक्कर में उनको क्या मिल रहा है, मृत्युदंड मिल रहा है। तो उसने नॉर्वे के राजा के साथ मिलकर राज्य को क्या कर दिया था भाई, नष्ट करने का प्रयास किया था, इसलिए उसकी मृत्यु क्या है, निश्चित है। और उसकी जगह पर हम तुम्हें क्या कहकर पुकारेंगे, कॉडर की जागीर का संरक्षक। अब हमारे मैकबेथ डंकन के दरबार में पहुंचते हैं और वहाँ पे राजा जो डंकन होते हैं उनका बहुत अच्छे से स्वागत करते हैं भाई, उनकी आवभगत करते हैं। क्यों? क्योंकि वो एक युद्ध लड़के आए थे, युद्ध जीत कर आए थे और वो इतने ज़्यादा खुश होते हैं। और उनकी खुशी को देख के मैकबेथ क्या करते हैं कि राजा डंकन को उसी रात अपने यहाँ खाने के लिए इन्वाइट कर देते हैं और वो उनका जो इन्विटेशन है वो राजा डंकन क्या कर लेते हैं, एक्सेप्ट कर लेते हैं। इधर मैकबेथ दोबारा अपने महल में वापस लौटकर अपनी पत्नी जो लेडी मैकबेथ हैं उन्हें सारी बात बताते हैं A to Z कि भाई कैसे क्या हुआ, वहाँ पे मैं युद्ध लड़ने गया, वहाँ मैं जीत गया, उसके बाद रास्ते में आया तो मुझे चुड़ैलें मिली, उन्होंने 3 भविष्यवाणी करी। देखिए जो 3 भविष्यवाणियाँ हैं इनको याद रखना बहुत ज़रूरी है। फर्स्ट है क्या, आपकी कॉडर के स्वामी, है ना। सेकेंड है आपकी स्कॉटलैंड के भावी सम्राट और थर्ड है आपकी क्या, कि आपके बाद क्या आपकी जो संतानें हैं वो राजा नहीं बनेंगी, बैंकों की संतानें राजा
बनेंगी। बैंकों की संतानें स्कॉटलैंड के किस पे बैठेंगी, सिंहासन पे बैठेंगी। अब ये तीनों चीज़ें उन्होंने अपनी वाइफ को बता दी जो लेडी मैकबेथ थी। और देखिए फर्स्ट वाली भविष्यवाणी तो भाई सच हो ही गई। सेकंड वाली भविष्यवाणी के लिए लेडी मैकबेथ को जरा भी भैया सब्र नहीं हुआ। उन्होंने क्या किया, अच्छा ऐसी बात है तो ऐसा करते हैं, जब आज हमारे यहाँ डिनर पे आ रहे हैं कौन, राजा डंकन आ रहे हैं, उसी समय हम इनका क्या कर देंगे, मर्डर कर देंगे, खून कर देंगे, और आप क्या बन जाओगे भाई, राजा बन जाओगे। कहाँ के, स्कॉटलैंड के। आप उन्होंने कहा भाई देखो ऐसा मत करो, कोई बात नहीं बन जाएंगे, इतनी जल्दीबाजी मत करो भाई। तो उनको नहीं सब्र हुआ। अच्छा ये जो लेडी मैकबेथ थी ये बहुत ज़्यादा जादू टोने और चमत्कारों पे विश्वास रखती थी, और वो बहुत जल्द से जल्द क्या बनना चाहती थी, स्कॉटलैंड की रानी बनना चाहती थी। अब भविष्यवाणी की आड़ में ही उन्होंने क्या किया, मैकबेथ को वो भड़काने लगी, और क्या वही बात कहने लगी क्या कि आज ही हमें उस राजा की हत्या करके वहाँ का राजा और रानी बनना है। भाई पहले तो वो नहीं माने भाई, तो वो अपने पति को उल्टा सीधा बोलने लगी कि तुम कायर हो यार, तुमसे कुछ नहीं हो सकता, डरपोक हो, ये हो वो हो। तो उनकी बातों का मैकबेथ पे असर हो गया। उन्होंने कहा चलो ठीक है, तुम जैसा कहती हो वैसा ही करेंगे। और उधर क्या हुआ था देखिए, इससे पहले थोड़ा सा चल लेते हैं। जब मैकबेथ राजा डंकन के दरबार में गए थे, वहाँ पे जब ये खुश थे राजा डंकन, तो तभी इन्होंने अपना जो बेटा था, जो इनका बड़ा बेटा था, क्या नाम था, मैल्कम, उसको क्या कर दिया था, युवराज घोषित कर दिया था। ठीक है, अब दोबारा इधर आ जाइए लेडी मैकबेथ और मैकबेथ के पास। क्या अब हम कहाँ थे, देखिए कि उनको वो भड़काती हैं, क्या कहती हैं कि भाई तुम बहुत ज़्यादा कायर हो, डरपोक हो, ये हो वो, तो वो मान जाते हैं। फिर क्या होता है, शाम हो जाती है और राजा डंकन उनके यहाँ किस पे आते हैं, डिनर पे आ जाते हैं। जब वो डिनर पे आ जाते हैं तो वो लेडी मैकबेथ क्या करती हैं, मैकबेथ को तो कह देती हैं भाई तुम रुक जाओ, मैं देख लूँगी, तुम जाओ अंदर और मुँह ढक के सो जाओ। तो वो कहते हैं भाई रुक जाओ मैं देखता हूँ। बोला नहीं नहीं मैं देख लूँगी, आप टेंशन ना लें। वो जाती हैं और राजा डंकन का बहुत अच्छे से स्वागत करती हैं, उन्हें बुलाती हैं, खाना पीना खिलाती हैं। तो राजा डंकन पूछते हैं भाई मैकबेथ कहाँ है, हम तो उन्हीं के बुलाने पे आए हैं। वो कहती हैं कि वो बहुत ज़्यादा थक गए हैं भाई, लड़ाई वड़ाई लड़के आए हैं, युद्ध वुद्ध लड़के आए हैं, बहुत ज़्यादा थक गए हैं, और वो थकान इतनी ज़्यादा हो गई थी कि वो सो गए। अब वो आपसे कब मिलेंगे, अब वो आपसे सुबह मिलेंगे डायरेक्ट। उनने कहा चलो ठीक है कोई बात नहीं। वो कहती हैं कि ऐसा करिए आप भी सो जाइए, वो भी सोए हुए हैं, अब हम सबकी मुलाकात कब होगी, सुबह होगी। उनने कहा ठीक है। अब वो राजा डंकन सो गए। फिर वो क्या करती हैं, मैकबेथ के पास जाती हैं और उनको तलवार देके बोलती हैं लीजिए तलवार लीजिए और मर्डर कर दीजिए किसका, राजा डंकन का। अब भाई मैकबेथ मजबूर, क्या करे, मरता क्या नहीं करता, करे तो आफत, ना करे तो आफत। अब वो तलवार लेकर पहुंच गए, और उससे पहले वो बैंकों के कमरे में देखने गए थे। भाई राजा आ रहा है उसके साथ, ऐसा तो नहीं कि वो अकेला ही मुंह उठा के आ जाएगा, उसके साथ काफ़ी सारे लोग आए थे, सेनापति वगैरह और बैंकों वगैरह, ये सब बहुत सारे लोग आए थे, उसके जो सर्वेंट वगैरह थे वो भी आए थे। ठीक है, उसके गेट कीपर भी आए थे। तो पहले वो देखते हैं, मैकबेथ देखते हैं ऐसा तो नहीं है भाई कोई जग रहा हो। भाई जगेगा कैसे, ये जो हमारी लेडी मैकबेथ थी वो बहुत ज़्यादा चालू थी। उन्होंने क्या किया था, सबको इतना ज़्यादा खिला और पिला दिया था कि सब लोग नशे में धुत होकर अच्छे खासे सोए पड़े थे। अब वो पहले सब चीज़ चेक कर लेते हैं, कौन, हमारे मैकबेथ, कि भाई ऐसा तो नहीं है कोई जग रहा हो और मैं मारूँ और कोई आ जाए और मुझ पर शक हो जाए। और उन्होंने वहाँ जाकर राजा डंकन को क्या करा, तलवार से मार दिया। और वो जो तलवार थी वो मतलब जब देखिए तलवार से मार रहे हैं, खून लग गया है ना, हाथ भी भाई खून में हो गए, तो वो जाके तलवार खून से सनी हुई लेडी मैकबेथ के हाथ में दे दी और कहा भाई लो मैंने राजा का क्या कर दिया भाई, खून कर दिया। अब राजा तो, अब देखिए बहुत इंपॉर्टेंट लाइन है, क्या वो कहते हैं, क्या कहते हैं भाई, राजा तो हमेशा के लिए सो गया पर मेरी नहीं पता मैं अब चैन की नींद सो पाऊंगा कि नहीं, क्योंकि वो एक तरीके से भाई मजबूरी में उन्होंने मर्डर किया था, है ना, लेडी मैकबेथ के भड़काने पे, या ये कहिए लेडी मैकबेथ के उल्टा सीधा सुनाने पे। उनने कहा ठीक है कोई बात नहीं। वो उसे देख के बहुत ज़्यादा खुश हो जाती हैं और कहती हैं भाई अब तो मैं क्या हो गई, स्कॉटलैंड की एक तरीके से रानी बन गई। अच्छा वो बहुत चालू थी, उन्होंने क्या किया कि उनके पति पे भी भाई सारा वो जो उसका इल्ज़ाम ना आए, उन्होंने जो उनके दरबारी थे उनके हाथ में, उनमें से एक के हाथ में वो तलवार रख दी खून से सनी हुई, और ऐसा प्रिटेंड किया कि मानो उन्हीं गेट कीपर्स ने क्या किया है, उनका मर्डर किया है, किसका, राजा डंकन का। अब भाई सुबह हो गई, ठीक है। अब सुबह होने के बाद उनका जो एक सैनिक था वो मैकबेथ के पास आता है और कहता है भाई कि राजा मुझसे बोल के सोए थे, राजा डंकन मुझसे बोल के सोए थे कि सुबह उन्हें जल्दी उठा देना, और वो अभी तक नहीं उठे हुए, इतनी लेट हो गया है, वो उठ क्यों नहीं रहे, समझ में नहीं आ रहा। अब मैकबेथ को पता था कि वो अब नहीं उठने वाले, उनका मर्डर हो चुका है, उन्होंने किया है। अब वो मतलब ऐसे प्रिटेंड करके गए कि उन्हें कुछ पता ही नहीं है,
और वहाँ पे जाके एकदम हल्ला मचा दिया कि भाई क्या हो गया, राजा डंकन का मर्डर हो गया। और जब उनके हाथ में, किसके सैनिक के हाथ में वो तलवार और खून वगैरह लगा देखा, तो क्या लगा सबको कि उसी ने उनका क्या किया है, मर्डर किया है। तो हाथ के हाथ बैंकों ने उसकी गर्दन काट दी उस सैनिक की, उसे कुछ कहने का मौका ही नहीं मिल पाया बेचारे को। अच्छा इधर क्या होता है, इधर तो चलो ये हो गई ये चीज़, भाई राजा डंकन का मर्डर हो गया, उसके कातिल को भी मार दिया गया। उधर राजा डंकन के जो दो पुत्र थे, कौन, मैल्कम और डोनाल्ड बैन, उनको क्या लग गया, एकदम डर लग गया कि भाई ऐसा ना हो लोग सोचे कि हमने ही राजगद्दी पाने के लिए अपने बाप का मर्डर कर दिया। वो डर के मारे पहले ही वहाँ से भाग गए, कहाँ से, स्कॉटलैंड से भाग गए। अब स्कॉटलैंड की जो गद्दी है, राजगद्दी है, वो खाली है, कोई भी ऐसा उत्तराधिकारी नहीं है जो वहाँ पे बैठ सके। अब कौन बैठेगा, कौन बनेगा, भाई मैकबेथ, जैसी की भविष्यवाणी थी। अब देखिए जब इनके दोनों बेटे भाग गए तो लोगों ने क्या सोचा कि हो सकता है भाई इनके बेटों ने इनका मर्डर किया हो और उसी डर से ये क्या हो गए हो, भाग गए हो भाई, है ना, ये भी सोचने लगे लोग। अब जब कोई नहीं बचता तो स्कॉटलैंड का राजा कौन बन गया, मैकबेथ बन गए। ठीक है, अब दोनों बहुत ज़्यादा खुश थे, कौन, मैकबेथ और लेडी मैकबेथ। और राजा बनने की खुशी में मैकबेथ ने क्या दी भाई, जोरदार पार्टी दी, शानदार जश्न रखवाया। अब ये सब चीज़ें बैंकों को बहुत अजीब लग रही थी, भाई बैंकों को भी इनवाइट किया था। अच्छा इधर मैकबेथ को बहुत ज़्यादा डर भी था, किस बात का, क्योंकि देखिए दो भविष्यवाणी तो चुड़ैल की भाई सही हो गई। ठीक है, अब तीसरी भविष्यवाणी का नंबर था और वो क्या थी कि भाई तुम्हारे बाद बैंकों की संतानें जो है राजा बनेंगी। अब उसका तीसरा प्लान क्या था कि बैंकों के साथ साथ किसका मर्डर हो जाए, भाई बैंकों की जो संतानें हैं उनका भी मर्डर हो जाए। अब जैसे कि बैंकों को भी उन्होंने दावत पे बुलाया था, लेकिन बैंको भाई समझ गया था थोड़ा थोड़ा मैकबेथ को। उन्होंने कहा भाई नहीं नहीं आज मैं नहीं आ पाऊंगा, मुझे थोड़ा सा काम है, मुझे जाना है, हाँ मैं बाद में ज़रूर आऊँगा। अब मैकबेथ ने पूछा भाई ये बताओ तुम्हारे साथ और कौन कौन जा रहा है, तो बैंको ने बताया कि मैं और मेरा बड़ा बेटा जा रहा है। अब मैकबेथ ने क्या किया भाई, जो भाड़े के जो होते हैं ना कातिल, बुला लेते हैं पैसे देके, उनको दो कातिलों को बुलाया और कहा, किसकी सुपारी दे दी भाई, बैंको और उसके बेटे के नाम की सुपारी दे डाली कि भाई इनको तुम्हें क्या करना है, मारना है। और उनसे क्या कह दिया भाई यही है बैंको और उनके बच्चे ही हैं जो राजा डंकन को मारा था। तो उनमें वैसे भी गुस्सा आ गया कि भाई अब तो इसे मार नहीं है, यही है हमारे राजा का कातिल, कुछ नहीं। अब वो लोग जब उससे बैंको को और उसके बेटे को मारने पहुंचे, अच्छा मैकबेथ ने ये भी कहा था कि ऐसे मारना ये लगना चाहिए कि किसी लुटेरे ने लूटपाट करके उसको मारा है, यानी सामान वामान लूटने के चक्कर में उनको मारा है। तो उन्होंने कहा ठीक है, जो दोनों कातिल थे वो बैंकों को तो मार देते हैं भाई रास्ते में पकड़ के, लेकिन जो उसका पुत्र था वो भाई बच निकलता है। भाई होनी है क्या, होनी है कि स्कॉटलैंड का अगला उत्तराधिकारी जो होगा, अगला राजा जो होगा, बैंकों की संतान ही होगी। देखिए जो राजा के दो पुत्र थे मैल्कम और डोनाल्ड बैन, ये मैल्कम तो चले गए कहाँ पे, इंग्लैंड, और डोनाल्ड बेल चले गए कहाँ पे, आयरलैंड रहने के लिए। ठीक है, ये लोग यहाँ से दूर चले गए, इन्हें अभी तक कुछ भी ऐसा कुछ अता पता नहीं है, लेकिन हाँ ये वहाँ जाकर ये तैयारी कर रहे हैं कि भाई मुझे क्या लेना, अपना राज्य वापस लेना और एक ना एक दिन भाई मैकबेथ को राजगद्दी से हटा के हमें बैठना है। क्यों, क्योंकि भाई उनका तो अधिकार है ही। अब क्या होता है, ये जो कातिल हैं ये लौट के आते हैं मैकबेथ के पास और बताते हैं कि भाई बैंको तो मर गया लेकिन उसकी संतान जो है बच निकली है, वो उसे हम मारने में क्या रहे, असमर्थ रहे, मार नहीं पाए, वो बच के भाग गई। अब ये बात जब मैकबेथ और लेडी मैकबेथ को पता चलती है तो मतलब जो शाही दावत थी भाई, दिखावा तो करना पड़ता है ना, उसे उसे क्या लगा, जैसे उसे बैंकों के मरने की खबर आई, सबके लिए जैसे शाही दावत चल रही थी, जश्न चल रहा था, वो सब चीज़ें एकदम शोक में बदल गई। लेकिन अंदर से मैकबेथ बहुत खुश था क्योंकि उसी ने भाई सुपारी दी थी। लेडी मैकबेथ भी बहुत खुश थी। फिर उन्होंने सोचा चलो कोई बात नहीं, बैंको तो मर ही गया ना, उसकी संतान तो कमजोर है, जो दिमाग वाला था वो था बैंको, वो हमारी दखलंदाजी कर सकता था और अपने बेटे को राजगद्दी दिला सकता था। लेकिन जब अब वो मर गया तो इतनी ज़्यादा टेंशन नहीं है, उसके बेटे को तो हम कभी भी मार लेंगे। तो वो झूठा नाटक करता है, शोक जताता है भाई चार लोगों के सामने, जो वहाँ पार्टी चल रही थी, बढ़िया जश्न मनना था राजा बनने का उसके, फिर उसे क्या करना पड़ता है, झूठा नाटक करना पड़ता है कि भाई हाँ बैंको मर गया, मेरा बहुत अच्छा दोस्त था, ये था वो था। तभी क्या होता है, बैंको की जो आत्मा होती है वो एक चेयर पे आके बैठ जाती है, जहाँ पे वो मैकबेथ बैठने जा रहा था ना वहीं बैठ जाती है। अब वो जो आत्मा है बैंको की, वो केवल मैकबेथ को दिखाई दे रही है और किसी को भी दिखाई नहीं दे रही। और क्या कर रहा है वो, मैकबेथ अजीब अजीब हरकतें कर रहा है भाई। आप खुद एज्यूम करिए कि बस एक कोई चीज़ है जो आपको दिखाई दे रही है और लोगों को दिखाई नहीं दे रही है, तो आपको भी एक अजीब सी हरकतें करने लगेंगे ना आप लोग भी। तो वही चीज़ हो रही है। अब सब लोग आश्चर्य से देख रहे हैं कि मैकबेथ को क्या हुआ। इधर लेडी मैकबेथ सारी सिचुएशन को संभालती है कि नहीं मेरे पति को कभी कभी ऐसे दौरे पड़ते हैं, कोई टेंशन वाली बात नहीं है, आप लोग जाइए सब सही हो जाएगा। फिर इधर सब लोग चले जाते हैं। अब उसे हर वक्त डर लगने लगता है, किस चीज़ का डर लगने लगता है कि चुड़ैल की जो तीसरी भविष्यवाणी है वो कहीं सच ना हो जाए।
मैकबेथ को बहुत ज़्यादा चिंता होने लगी, टेंशन होने लगी इस बात की कि आगे क्या होगा, ऐसा ना हो चुड़ैलों की तीसरी भविष्यवाणी क्या हो जाए, सच हो जाए। तो एक दिन उसने फिर दोबारा निर्णय लिया उस जगह जाने का, उन चुड़ैलों के पास जाने का कि भाई इसका कोई सॉल्यूशन है कि नहीं कि तीसरी भविष्यवाणी आपकी सच ना हो। उधर वो दोबारा जंगल जाने का निश्चय करता है। उधर चुड़ैलों को पहले ही पता चल जाता है भाई, क्योंकि वो तो सब जानती थी, भविष्य भी जानती थी, भूत भी जानती थी, वर्तमान भी जानती थी, कि क्या पता चल जाता है कि वो मैकबेथ आने वाला है। और पहले ही जादू टोने करके उसके बारे में पता लगाने लगी। उस जादू टोने के सामान में, अच्छा ये चीज़ बहुत इंपॉर्टेंट है, आप लोग अच्छे से लर्न कर लीजिएगा इसे। क्या क्या? एक था सांप का फन, ठीक है, दूसरा था चमगादड़ के पंख, तीसरा था कुत्ते की जीभ, चौथा था बिल्ली की आंखें, पांचवा छिपकली की पूंछ, छठा भेड़िए के दांत, सातवां हपशी का जिगर, आठवां बकरे की दाढ़ी, नौवां नवजात शिशु का खून। ये 9 चीज़ें लेकर वो लोग बैठी थी। कौन? चुड़ैलें बैठी थी। क्या करने के लिए? जादू टोना करने के लिए, ठीक है। तभी वहाँ पे मैकबेथ पहुँच जाता है और उसने कहा, क्या कहा कि भाई मेरे सवालों का जवाब दो। चुड़ैलों ने पूछा, बताओ भाई तुम किन सवालों का जवाब चाहते हो। तो वहाँ पे सबसे पहले आया एक कटा हुआ सर। मैकबेथ ने पूछा, क्या पूछा उससे कि भाई ये बताओ कि मेरे जीते जी मुझे किससे डर है। तो उसने जवाब दिया, क्या जवाब दिया कि तुम्हें 5 के सरदार मैकडफ से होशियार रहने की ज़रूरत है। उन्होंने कहा अच्छा ठीक है चलो। उसके बाद वह सर वहाँ से क्या हो गया? गायब हो गया। उसके बाद उसने एक और क्वेश्चन पूछना चाहा तो वहाँ पे खून से लथपथ एक धड़ आया और मैकबेथ ने उससे पूछा कि बताओ कि मेरे प्राणों को और किस किस से खतरा है ये भी बताओ। तो उस धड़ ने जवाब दिया कि तुम जैसे खूंखार आदमी को किसी से डरने की जरूरत नहीं है, बस मारो काटो और राज करो। और इतना कह के वो धड़ भी वहाँ से गायब हो गया। उसके बाद मैकबेथ ने एक और क्वेश्चन पूछा। तभी वहाँ पे एक छोटा सा बच्चा आया जो पेड़ की हरी टहनियों की तरह खेल रहा था। मैकबेथ ने उस बच्चे से पूछा कि ये बताओ कि मेरे राज्य का अंत कब होगा। उसने जवाब दिया कि जब तेरे राज्य का जंगल तेरे विरुद्ध खड़ा होगा तभी तेरे राज्य का क्या होगा? अंत होगा। फिर मैकबेथ ने पूछा, क्या पूछा कि मेरे बाद मेरे बच्चे या बैंकों के बच्चे राजा बनेंगे, बस ये और बता दो। तभी वहाँ से क्या हुआ? वो जो बच्चा था हंस दिया और बिना जवाब दे के ही वहाँ से चला गया, गायब हो गया। तभी क्या होता है, जैसे ही वो बच्चा वहाँ से चला गया तभी राजा के वेश में वहाँ से 8 आत्माएं गुजरती हुई किसको दिखाई दी? मैकबेथ को दिखाई दी। पहली आत्मा तो बैंकों की थी, भाई खून से लथपथ आत्मा थी जो मुस्कुरा रही थी। मैकबेथ समझ गया, क्या समझ गया कि तीसरी भविष्यवाणी भैया 100% क्या होगी? सही होगी। और जो 7 आत्माएं थी उसके अलावा टोटल कितनी आत्माएं थी? 8 थी। बैंको था एक और प्लस 7 और थी शैडो। अब वो कौन थी? वो 7 पीढ़ियाँ थी बैंकों की जो स्कॉटलैंड पे राज करने वाली थी। तभी क्या समझ गया? मैकबेथ समझ गया कि भाई ये जो तीसरी भविष्यवाणी है ये भी 100% पूरी होगी ही होगी। और मैकबेथ के बाद बैंकों की जो संतानें हैं, 7 पीढ़ियां हैं, उस शासन पे क्या करेंगी? राज करेंगी, सिंहासन पे बैठेंगी। फिर सभी आत्माएं वहाँ से तुरंत गायब हो जाती हैं और जो मैकबेथ है वो अपनी राजधानी में यानी स्कॉटलैंड लौट आता है। उधर 5 के जो सरदार थे, कौन? मैकडफ। उसने राजा डंकन के जो पुत्र था, कौन सा? मैल्कम के साथ मिलकर स्कॉटलैंड पे चढ़ाई करने की क्या बना ली थी? एक योजना बना ली थी। और ये जो खबर थी भाई मैकबेथ के कानों में पहुंच गई। मैकबेथ के जैसी कानों में ये खबर पहुंची कि जो 5 का सरदार है, कौन? मैकडफ जो है वो भाई मुझे मारने की योजना बना रहा है। वो तुरंत सब कुछ छोड़ छाड़ के कहाँ चला गया? 5 चला गया उसको मारने के लिए। और वहाँ पे बस कौन था? वहाँ पे देखिए उसकी पत्नी थी लेडी मैकडफ और उनका क्या था? एक पुत्र था। और उन दोनों को क्या किया? उसने मार दिया वहाँ पे। जब उन दोनों को मार दिया उस समय वहाँ पे मैकडफ मौजूद नहीं था, लेकिन जब उसको ये खबर मिली तो उसका खून खौल गया पूरी तरीके से। और उसके मन में क्या मतलब एक बदले की भावना एकदम मतलब बढ़ गई, बहुत ज़्यादा बढ़ गई। और इधर इसके दुश्मन भी बढ़ रहे थे भाई मैकबेथ के, अपने आप को राजगद्दी पे सही सलामत रखने के लिए। देखिए कितने मर्डर पे मर्डर, मर्डर पे मर्डर करता चला गया। फिर क्या होता है इस बीच? भाई देखिए जो आपके कर्म है वो तो आएंगे ही वापस लौट के। जो लेडी मैकबेथ थी वो धीरे धीरे बीमार पड़ने लगी। उनकी जो हालत हो गई थी वो पागलों जैसी हालत उनकी हो गई थी। अब वो जैसे धीरे धीरे बीमार पड़ती हैं उनका भाई इलाज चलता है, लेकिन किसी भी तरीके से उनकी जो बीमारी है, उनका जो ये पागलपन है, ये कंट्रोल में नहीं आ रहा है। जो लेडी मैकबेथ के डॉक्टर थे उन्होंने उनके सर्वेंट से पूछा, भाई ये बताइए इनका डेली रूटीन क्या है।
तो वो लोग कहते हैं भाई कुछ नहीं, जब महाराज लड़ाई के मैदान में होते हैं तो वो उठकर अपनी अलमारी खोलती हैं, फिर सो जाती हैं, हाथ धोती हैं, फिर सो जाती हैं, फिर कुछ बड़बड़ाती हैं, फिर सो जाती हैं। मतलब बहुत बुरा हाल है। अच्छा, इधर जैसे ये लोग बात कर रहे थे सर्वेंट और डॉक्टर, उधर से लेडी मैकबेथ आई हाथ में कैंडल लेकर, और क्या करने लगी, अपने हाथों को फिर से रगड़ रगड़ कर धोने लगी। इधर ये जो डॉक्टर थे और जो सर्वेंट आपस में बात कर रहे थे, वो लोग छुप के उन्हें देख रहे थे। वो अपने हाथ बार बार मले जा रही थी, धोई जा रही थी, और क्या कह रही थी कि अभी तक ये जो खून के रंगे हुए मेरे हाथ हैं ये साफ़ नहीं हो रहे। और वो जो उधर डॉक्टर और सर्वेंट थी उन्होंने सारी बात सुन ली थी, और वो समझ गए थे, क्या समझ गए थे कि राजा डंकन का जो मर्डर है वो किसी और ने नहीं भाई, किसने मिलकर किया है, मैकबेथ ने और लेडी मैकबेथ ने मिलकर किया है। फिर वही लाइन वो दोहराती हैं, क्या दोहराती हैं कि अरब के सारे इत्र मैंने मंगा के देख लिए, लेकिन इस बदबू को वो मिटा नहीं सकते। किस बदबू को? वो मर्डर वाली बदबू थी, वो जो खून वाली बदबू थी, उसको कोई भी नहीं मिटा सकता। ये वो बड़बड़ाए जा रही थी और क्या कह रही थी, मेरे पति आप डरो मत, बैंकों का कत्ल के बाद दफना दिया गया, आप परेशान मत हो। अब जैसे उनने ये सब बातें कही, वो लोग समझ गए थे, कौन? डॉक्टर और सर्वेंट जो चुपके उनकी बातें सुन रहे थे, कि भाई यही है हर चीज़ की जड़। कौन? मैकबेथ और लेडी मैकबेथ। ठीक है। और डॉक्टर ने मैकबेथ को बताया, क्या बताया, कि आपकी जो पत्नी है वो मानसिक रूप से बीमार है और ये सही नहीं हो सकती। कुछ दिन बाद लेडी मैकबेथ क्या हो गई, मर गई, है ना। अब देखो, बुरा करोगे तो बुरा ही होगा। फिर क्या हुआ, जो मैकबेथ था बहुत ज़्यादा अकेला हो गया, बहुत ही अकेला रह गया, और अपने 3-4 लोगों को लेकर स्कॉटलैंड छोड़ के वहाँ से भाग गया और एक जंगल में वो रहने लगा। एक जंगल में एक किला बना हुआ था, वहाँ पे रहने लगा। और जैसे ये बात मैकडफ को और राजा डंकन के जो दोनों पुत्र थे, मैल्कम, डोनरबैन को पता चली, उन्होंने क्या किया, हमले की योजना बना ली कि वो वहाँ पे भाई छुपा हुआ है, चलो क्या करते हैं, आज पूरी तरीके से बदला लेंगे। और सारे ही दुश्मन मिलकर उस किले की तरफ बढ़ने लगे। उन सब ने अपने आप को ढकने के लिए जो पेड़ों की टहनियाँ और पत्ते चिपका रखे थे। अब क्या होता है, देखिए, इमेजिन करके देखिए कि एक आदमी है भाई, पूरी तरीके से वो पेड़ की तरह लग रहा है, पेड़ों की टहनियों और पत्ते उस पर चिपके हुए हैं, और ऐसा महसूस हो रहा है, ऐसा मतलब दिखाई दे रहा है कि जैसे मानो खुद पेड़ उठकर चल रहे हों। इधर मैकबेथ का एक सैनिक ये सब चीज़ देख लेता है और वो एकदम घबरा जाता है। उसे क्या लगता है, वो तुरंत मैकबेथ के पास जाता है और कहता है कि ऐसा लग रहा है कि मानो पूरा का पूरा जंगल ही हमारी तरफ चलता आ रहा हो। और जैसे ही उसने ये बात कही, मैकबेथ को तुरंत वो भविष्यवाणी याद आ गई कि तेरा अंत तब होगा जब तेरे राज्य का जंगल तेरे विरुद्ध क्या हो जाएगा, खड़ा हो जाएगा। और जैसे ये बात याद आई है तो सभी दुश्मन जो थे वो एकदम महल में घुसते हैं और उस पर हमला कर देते हैं और राजा मैकबेथ से लड़ने लगते हैं। और जो इंग्लैंड के राजा थे सिवार्ड, मैल्कम के साथ वहाँ आए हुए थे, और वो वहाँ आए थे उनको हक दिलाने के लिए। मैकबेथ को अच्छा ये वरदान प्राप्त था कि कोई भी जो औरत का जो जना, यानी जो नॉर्मल बर्थ होता है, नॉर्मल डिलीवरी होती है बच्चे की, अगर वैसे कोई बच्चा जन्मा है तो वो उसको मार नहीं सकता। मैकडफ सामने आता और कहता है, भाई मेरी नॉर्मल डिलीवरी नहीं हुई है, मतलब वो नॉर्मल तरीके से पैदा नहीं हुआ था जैसे भाई बच्चे पैदा होते हैं। तो उन्होंने क्या किया, आते ही तलवार से क्या किया, मैकबेथ का सर काट दिया और मैकबेथ वहीं पे क्या हो जाता है, मर जाता है। और जैसे ही मैकबेथ की डेथ होती है, वहाँ का राजा मैल्कम को बना दिया जाता है और मैल्कम के बाद बैंकों की संतानें ही राजा बनती हैं और उसकी 7 पीढ़ियों तक वो राज करती हैं वहाँ पे। यहीं पे मैकबेथ का एंड हो जाता है। तो चलिए देख लेते हैं, स्टार्ट करते हैं अपने मैकबेथ के क्वेश्चन आंसर। फर्स्ट नंबर का क्वेश्चन क्या है हमारा, देखिए, हु रोट मैकबेथ। मैकबेथ को किसने लिखा था? जो हमारा मैकबेथ प्ले है, जो हमारे विलियम शेक्सपियर की 4 ग्रेट ट्रेजेडीज में से एक है, वो क्या है, मैकबेथ है। और ये किसने लिखा है भाई, ये लिखा है हमारे विलियम शेक्सपियर ने। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। इट वॉज रिटन एंड फर्स्ट टाइम परफॉर्म्ड इन। ये जो मैकबेथ प्ले है ये कब लिखा गया था और फर्स्ट टाइम परफॉर्म्ड किस ईयर में हुआ था? तो ये हुआ था हमारा 1606 में। देखिए, अगर 1605 भी आता है तो वो भी सही माना जाता है। 1605 और 1606 के बीच में ये परफॉर्म्ड हुआ था, तो दोनों ईयर जो है मानी जाती हैं। अब हम ट्रिक देख लेते हैं। बेत को हम उठा लेते हैं, बेत को हम बैठ भी पढ़ सकते हैं कि भाई बैठ जाओ, जैसे होता है ना, यहाँ बैठ जाओ, वहाँ बैठ जाओ, तो वही चीज़ हमने यहाँ से बैठ उठा ली। और ये मानिए आप कि आपके घर में कोई बड़े बूढ़े हैं और वो क्या कहते हैं भाई छोटे बच्चों से कि भाई थोड़ी देर मेरे पास भी बैठ जाया करो, है ना। तो
एक परिवार में कितने बच्चे हैं, 5-6 बच्चे हैं, और उनसे बड़े बूढ़े क्या कह रहे हैं भाई कि जरा मेरे पास भी बैठ जाया करो, तुम 5-6 लोग मेरे पास भी बैठ जाया करो। तो इस तरीके से हम इसे अच्छे से लर्न कर लेंगे, ठीक है। नेक्स्ट देख लेते हैं क्वेश्चन। नेक्स्ट है हमारा इट वॉज पब्लिश्ड इन। ये जो मैकबेथ है ये कब पब्लिश्ड हुआ था, तो इसका भी मैं आपको पूरी ट्रिक करवा चुकी हूँ। जो मेरा वीडियो है कौन सा, विलियम शेक्सपियर की बायोग्राफी ट्रिक के साथ जो करवाई, उसमें ये क्वेश्चन मैं ऑलरेडी आपको करवा चुकी हूँ। इनके जो प्ले थे, देखिए इनके प्ले ऐसे अलग अलग करके पब्लिश्ड नहीं हुए थे। जब मैंने आपको बायोग्राफी करवाई थी तो आपको अच्छे से समझाया था। इनके जो फ्रेंड थे, 2 फ्रेंड, कौन से, हेमिंग एंड कॉन्डेल, और वो भी मैंने आपको ट्रिक से लर्न करवाए थे कि इनके फ्रेंड्स को हम कैसे लर्न कर सकते हैं। हेमिंग का है उठा लीजिए और कॉन्डेल का उठा लीजिए कौन, ठीक है। अब विलियम शेक्सपियर के जो 2 बेस्ट फ्रेंड थे वो कौन है, कौन, कॉन्डेल से कौन उठा लीजिए, ठीक है, और हेमिंग से है उठा लीजिए कौन है। तो आपको अच्छे से लर्न हो जाएगा कि इनके जो 2 फ्रेंड थे उन्होंने ही इनका जो वर्क था वो 4 फोलियो में क्या करवाया था, पब्लिश करवाया था। इनका जो फर्स्ट फोलियो पब्लिश हुआ था वो हुआ था 1623 में, ठीक है। सेकंड पब्लिश हुआ था 1632 में, जस्ट इसका अपोजिट। वो चीज़ मैंने आपको पूरी ट्रिक से बता रखी है विलियम शेक्सपियर की बायोग्राफी में। थर्ड इनका फोलियो पब्लिश हुआ था 1663 में, ठीक। और इनका जो 4th फोलियो है वो पब्लिश हुआ था 1685 में, ओके। तो ये जो मैकबेथ है ये इनका फर्स्ट फोलियो में पब्लिश हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। नेक्स्ट है हमारा व्हाट इज द कंप्लीट टाइटल ऑफ द प्ले। इस प्ले का कंप्लीट टाइटल क्या है, वो है द ट्रेजेडी ऑफ मैकबेथ। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा 5th नंबर का, देख लेते हैं व्हाट इज द सोर्स ऑफ द प्ले। ये जो प्ले है कौन सा, मैकबेथ, इसका सोर्स क्या है, ये कहाँ से लिया गया है, तो ये है आपका, इसका आंसर क्या है, हॉलिनशेड क्रॉनिकल्स। ये हॉलिनशेड क्रॉनिकल से लिया गया है ये प्ले, वही क्या है इसका सोर्स। अब इसको देखो कैसे लर्न करेंगे, देखिए हॉलिनशेड से उठा लीजिए होली, ठीक है, उठा लिए होली, और क्रॉनिकल से उठा लीजिए कल, ठीक है, कल उठा लीजिए। अब ये आप सोचिए कि कल क्या थी भाई, होली थी। अब क्या हुआ होली में, जैसे ही आप होली खेल के बैठे, फिर से मैकबेथ का बैठे उठा लीजिए, ठीक है, बैठ गए, जैसे ही होली खेल के आप कल बैठे थे तभी क्या हो गया, कुछ ना कुछ आपके साथ ट्रेजेडी हो गई, है ना। इस तरीके से आप इसे लर्न कर सकते हैं। क्या आपको लर्न करना है, क्या ट्रिक है, जैसे ही भैया मैं कल होली खेल के बैठा या बैठी, क्या हो गया, मेरे साथ ट्रेजेडी हो गई। अब होली में बहुत सी चीज़ें ऐसी होती रहती हैं, तो कुछ भी आप ट्रेजेडी एज्यूम कर लीजिए कि हाँ कुछ ऐसा हुआ, कुछ ऐसा हुआ, तो उस तरीके से आपको ये हॉलिनशेड क्रॉनिकल याद हो जाएगा, ओके। नेक्स्ट देख लेते हैं। नेक्स्ट है हमारा 6 नंबर का, हु आर द फर्स्ट करेक्टर्स टू अपीयर इन द प्ले। इस प्ले में फर्स्ट करेक्टर कौन थे जो अपीयर हुए थे, तो वो थे हमारी 3 विचेस, यानी 3 डायने। देखिए जब मैंने इसकी समरी कराई थी तो एक एक चीज़ मैंने बिल्कुल आपको डिटेल में बताई है, विद पिक्चर बताई है, ताकि आपको अच्छे से समझ में आ जाए, अच्छे से क्लियर हो जाए, ठीक है। अगर आपने उसकी समरी देख ली, इसकी मैकबेथ की समरी देख ली, तो आपको क्वेश्चन तो बिल्कुल ऐसे लगेंगे, बिल्कुल खेल, ठीक है। नेक्स्ट देख लेते हैं। नेक्स्ट है हमारा 7th नंबर का, क्या है 7th नंबर का, विच प्ले ऑफ शेक्सपियर इज कॉल्ड द स्कॉटिश प्ले। विलियम शेक्सपियर का कौन सा प्ले है जो स्कॉटिश प्ले कहा जाता है, तो वो है हमारा कौन सा, मैकबेथ। अब इसको कैसे लर्न करेंगे भाई, क्योंकि विलियम शेक्सपियर ने तो बहुत सारे प्ले लिखे हुए हैं, और उनमें से कौन सा प्ले ये स्कॉटिश प्ले कहा जाता है। अब इसके लिए देखिए मैंने क्या ट्रिक बनाई है, मैंने बैठ के क्या खेले, ताश खेले, आपको इतना याद रखना है। देखिए मैकबेथ का बैठे बैठे या बैट उठाते जाइए और आपको सारी चीज़ बिल्कुल क्या हो जाएंगी, बिल्कुल क्लियर हो जाएंगी, ठीक है। अब देखिए कैसे क्लियर होगा, स्कॉटिश का उठा लीजिए, टिश, टिश को हमने बना लिया क्या, ताश। मैंने बैठ के, यानी बैट उठा लीजिए यहाँ से बैट, ठीक है, मैंने बैठ के क्या खेले भाई, ताश खेले, और बड़ा मज़ा आया। कैसे मज़ा आया, क्योंकि खेले, प्ले है ना, प्ले माने खेलना भी तो होता है। मैंने बैठ के क्या खेले, ताश खेले, तो वही आपको क्या हो जाएगा, बैठे का बैठ याद आ जाएगा मैकबेथ का, और ताश से आपको क्या याद आ जाएगा, स्कॉटिश याद आ जाएगा, ठीक है। और प्ले तो हो गया खेलना, है ना। नेक्स्ट देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है हमारा, नेक्स्ट है हमारा 8th नंबर का क्वेश्चन, हु इज़ द क्वीन ऑफ विचेस। अब मैकबेथ प्ले में जो विचेस थी, जो चुड़ैलें थीं, तो उनकी रानी का क्या नाम था, उनकी रानी का नाम था हेकाटे। अब इसको कैसे लर्न करेंगे देख लेते हैं। देखो इसको लर्न करने के लिए हमने क्या किया है, हेकाटे को हमने 2 पार्ट में डिवाइड कर लिया है, ठीक है। एक हो गया, इसको हम काटे नहीं पढ़ेंगे, इसको हम पढ़ेंगे कैट, ठीक है, कैट भी पढ़ सकते हैं। अब ये हो गया हमारा है, ठीक है। चुड़ैलों की रानी, क्वीन ऑफ विचेस कौन है भाई, कैट है,
आपको क्या लर्न करना है, दिमाग में क्या इमेजिनेशन करनी है कि 3 चुड़ैलें हैं, जो पहले मैंने आपको समरी करवाई है उसका इमेजिनेशन करिए दिमाग में कि उन 3 चुड़ैलों की रानी कौन थी। तो आपको खुद एकदम हंसी आएगी और आपको फटाफट से लर्न हो जाएगा अगर आप ऐसा सोचेंगे, ऐसा इमेजिनेशन करेंगे कि भैया उन चुड़ैलों की रानी तो कौन थी, कैट है, यानी बिल्ली थी, है ना। वैसे बिल्ली नहीं थी, है ना, वो बहुत बड़ी रानी थी चुड़ैलों की, हेकाटे। लेकिन हमें क्या लर्न करना है, हमें ट्रिक से याद करने हैं क्वेश्चन आंसर। तो कैट है, चुड़ैलों की रानी कौन है, कैट है भाई, ठीक है। तो इस तरीके से आपको याद हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं, हु डिफीटेड द फोर्स ऑफ नॉर्वे एंड आयरलैंड। नॉर्वे और आयरलैंड की जो फोर्स थी उसको किसने डिफीट किया था, तो वो डिफीट किया था मैकबेथ एंड बैंको ने। नेक्स्ट देख लेते हैं, नेक्स्ट हमारा 10th नंबर का, हु किल मैकबेथ। मैकबेथ को किसने मारा था, तो वो मारा था हमारे मैकडफ ने। अब इसको लर्न कैसे करेंगे, इसको लर्न करने की ट्रिक क्या है, देखिए फिर से मैकबेथ का क्या उठा लीजिए, बैथ उठा लीजिए, ठीक है। आप मैकडफ का उठा लीजिए डफ, ठीक है। अब इसके आगे ई आर और लगा दो तो ये क्या बन गया, डफर बन गया, है ना। तो आप इस तरीके से लर्न कर सकते हैं भाई, जैसे ही मैं बैठा एक डफर आया और उसने मुझे क्या किया, एक गाल पे चांटा मार दिया, ठीक है। अब जैसे ही आप ये इमेजिन करेंगे बैठा तो मैकबेथ याद आ जाएगा, डफर इमेजिन करेंगे तो आपको डफ यानी कि मैकडफ याद आ जाएगा, ठीक है। और मार दिया तो आपको वो किल याद आ जाएगा कि भाई मैकबेथ को किसने मारा, मैकडफ ने, ठीक। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं, हु इज पोर्टर इन द प्ले। इस प्ले में पोर्टर कौन है, तो वो है एक गेटकीपर। नेक्स्ट क्वेश्चन, हु कॉल्ड मैकबेथ थेन ऑफ ग्लैमिस। भाई थेन ऑफ ग्लैमिस किसने बोला था मैकबेथ को, तो वो बोला था आपकी जो फर्स्ट विश थी उसने बोला था, ठीक है। नेक्स्ट देख लेते हैं, नेक्स्ट है हमारा 30 नंबर का क्वेश्चन, हाउ डज द सेकेंड विच ग्रीट मैकबेथ। मैकबेथ को सेकेंड विच ने क्या कहकर पुकारा था, वो पुकारा था थेन ऑफ कॉडर। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है 40 नंबर का, व्हाट आर द वर्ड्स ऑफ द थर्ड विच। जो तीसरी विश थी उसने क्या बोला था मैकबेथ को, उसने बोला था ही विल बी द किंग ऑफ स्कॉटलैंड, कि स्कॉटलैंड का क्या बनेगा, राजा बनेगा। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 12, 13 एंड 14 क्या है कि पहली चुड़ैल ने क्या बोला मैकबेथ को, दूसरी चुड़ैल ने क्या बोला और तीसरी चुड़ैल ने क्या बोला। अब इन तीनों को हम मिक्स करके अच्छे से क्या करेंगे, लर्न करेंगे। कैसे लर्न करेंगे, मिस काउ डोर पर खड़ी है किसके, राजा के। अब देखिए यहाँ से ग्लैमिस से उठा लीजिए मिस, अब ये सबसे पहले आया है तो ये मतलब फर्स्ट चुड़ैल ने बोला, ठीक है। मिस, सेकंड क्या है, काउ, मिस काउ, यहाँ से काउ उठा लीजिए, कहाँ खड़ी है, डोर पे खड़ी है। अब इसको हम क्या पढ़ लेंगे, थोड़ी देर के लिए काउ पढ़ लेंगे, ठीक है। वैसे काउ की स्पेलिंग अलग होती है लेकिन हम इसे क्या पढ़ लेंगे, काउ पढ़ेंगे। कहाँ खड़ी है भाई, डोर पे खड़ी है यानी दरवाजे पे खड़ी है। जैसे आपके घर के बाहर भी कभी कभी क्या आ जाती है भाई, गाय आ जाती है ना रोटी के इंतजार में, तो आप ये सोचिए काउ कहाँ खड़ी है, डोर पे खड़ी है यानी दरवाजे पे खड़ी है। और उसके आगे उसे इज्जत देने के लिए हमने क्या लगा दिया भाई, मिस लगा दिया, है ना। मिस काउ डोर पे खड़ी है, और किसके डोर पे खड़ी है भाई, किंग ऑफ स्कॉटलैंड के डोर पे खड़ी है। तो फर्स्ट नंबर का हो गया ग्लैमिस, ठीक है, यानी कि मिस, वहाँ से मिस उठा लिया। सेकंड नंबर का हो गया कॉडर, यानी कि यहाँ से हमने काउ और डोर उठा लिया। थर्ड नंबर का हो गया राजा, राजा के दरवाजे पे खड़ी है तो किंग ऑफ स्कॉटलैंड हमने वहाँ से उठा लिया, ओके। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हु किल्स किंग डंकन। किंग डंकन को किसने मारा था, तो वो मारा था हमारे मैकबेथ ने, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं, हु किल बैंको। बैंको को किसने मारा, तो वो मारा था अ ग्रुप ऑफ मर्डरर्स हायर्ड बाय मैकबेथ। मैकबेथ ने हत्यारों का एक समूह क्या किया था, हायर किया था, किसको मरवाने के लिए, किसके नाम की सुपारी देने के लिए भाई, बैंको के नाम की सुपारी देने के लिए। अब इसको लर्न कैसे करेंगे, देखिए बैंकों को हम मान लेते हैं थोड़ी देर के लिए वो वाला बैंक जहाँ पे हम रुपया पैसा क्या करते हैं, जमा करते हैं, ठीक है। बैंकों में क्या हो गया, बैंकों में मर्डर हो गया, किसका हो गया, वहाँ पे जितने लोग बैठे हुए थे, फिर उठा लीजिए बैठे, मैकबेथ का बैट उठा लीजिए फिर से, है ना। जितने लोग वहाँ पे कहाँ पे बैंकों में बैठे हुए थे सबका क्या हो गया, वहाँ पे एक ग्रुप आया मर्डरर्स का, लूटपाट करके और सबका क्या कर गया भाई, मर्डर कर गया, खून कर गया, ठीक है। इस तरीके से हम इसे क्या कर लेंगे, लर्न कर लेंगे। नेक्स्ट देख लेते हैं, whom does Macbeth see sitting in his chair during the banquet। यानी जो मैकबेथ ने सबको दावत पे बुलाया था, भोजन पे बुलाया था, तो वहाँ पे उसी किसका घोस्ट यानी किसका भूत दिखाई दिया था, तो वो दिखाई दिया था बैंकों का, ठीक है। अब फिर से आप पहले वाले क्वेश्चन से रिलेट कर सकते हैं कि बैंकों में खून हो गया और फिर उन लोगों की क्या आत्माएं, घोस्ट वहाँ पे क्या कर रहे थे भाई, मंडरा रहे थे, ओके। आई होप समझ में आ गया हो। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं, नेक्स्ट हमारा 80 नंबर का क्वेश्चन, विथ हुम आर द स्कॉट एट वॉर एट द बिगनिंग। बिगनिंग में जो स्कॉट्स थे यानी जो स्कॉटलैंड के जो गए हुए थे कौन, मैकबेथ, बैंको और बाकी सेनाएं, वो किससे लड़ रहे थे, देखिए मैं आपको ऑलरेडी करा चुकी हूँ, ये किससे लड़ रहे थे भाई, नॉर्वे से, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, हु वॉज द रॉयल थेन ऑफ 5 का सरदार कौन था, तो वो था हमारा मैकडफ। अब इसको लर्न कैसे करेंगे, देखिए ध्यान से देखिए, देखिए 5 में भी 2 F आ रहे हैं,
ठीक है। और मैकडफ में भी लास्ट में 2 एफ आ रहे हैं, तो इस तरीके से आप इसे इजीली लर्न कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। हु टेल्स मैकबेथ दैट ही इज टू बी द ऑफ कैंडर न्यू थेन ऑफ कॉर्डर? किसने भाई मैकबेथ को बताया था कि वो कैंडर न्यू थाने का क्या होगा, राजा होगा? तो वो बताया था किसने? रॉस ने। इसको हम इस तरीके से याद कर सकते हैं। देखिए रॉस को हम क्या पढ़ लेंगे? रोज पढ़ लेंगे, ठीक है, थोड़ी देर के लिए। रोज दिया, किसने दिया? मैकबेथ को दिया। अब यहाँ से फिर से बैट उठा लीजिए, बैठ कर घोंटू पे बैठ कर रोज दिया, किसने दिया भाई? थेन ऑफ कॉर्डर को, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। वाई इज मैकडफ एबल टू किल मैकबेथ डेस्पाइट द विचेस प्रोफेसी? मतलब विचेस जो थी यानी चुड़ैलें जो थी, उनकी भविष्यवाणी के बावजूद उनने क्या भविष्यवाणी की थी, क्या वरदान था मैकबेथ को? कि कोई भी जो नॉर्मल डिलीवरी वाला बच्चा होगा वो उसे मैकबेथ को मार नहीं सकता है। लेकिन मैकडफ मारने में कामयाब रहा। कैसे? वो मैं आपको ऑलरेडी बता चुकी हूँ समरी में। क्यों? क्योंकि मैकडफ नॉर्मल डिलीवरी से पैदा नहीं हुआ था, जैसे बच्चे पैदा होते हैं। वो पैदा हुआ था कैसे? सी सेक्शन से यानी सिजेरियन से, ठीक है। ही वॉज बॉर्न बाई सिजेरियन सेक्शन। तो भाई उसको वो क्या, उसका वहाँ पे वो क्या वरदान जो है टूट गया मैकबेथ का, और मैकडफ ने क्या किया? तलवार से उसकी गर्दन को क्या किया? उड़ा दिया, ठीक है। फिर से वही देखिए, याद करिए किसने मारा था मैकबेथ को? मैकडफ ने मारा था। कि जैसे ही मैं बैठा एक डफर मुझको मार गया, तो वही आपको याद आ जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। नेक्स्ट हमारा 22 नंबर का। हु इज नोन एज द फोर्थ विच एमंग शेक्सपियर वुमेन करेक्टर्स? शेक्सपियर की जो वुमेन करेक्टर्स हैं उसमें फोर्थ विच किसे कहा गया है? तो वो कहा गया हमारी लेडी मैकबेथ को। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? हु डज डंकन नेम एज हिज सक्सीसर? मतलब राजा डंकन ने अपना उत्तराधिकारी किसको बनाया था? तो वो उनके जो बेटे थे, कौन? मैल्कम, उनको बनाया था, ठीक है। जब मैकबेथ युद्ध लड़के आए थे, है ना, नॉर्वे से युद्ध लड़के आए थे, वो जीत के आए थे, तभी उन्होंने ये घोषणा कर दी थी, किसने? राजा डंकन ने, कि भाई अब मेरा जो उत्तराधिकारी है, मेरे बाद कौन बनेगा? राजा मैल्कम बनेगा, ठीक है। अब देख लीजिए इसको लर्न कैसे करेंगे। डंकन जो है इसको हम क्या पढ़ेंगे? इसको हम पढ़ेंगे दुकान, ठीक है। देखिए कान, और यहाँ से उठा लीजिए दुकान हो गया, ठीक है। अब दुकान में क्या है भाई? जैसे आपने मानिए किसी की दुकान करी, कोई शॉप करी, ठीक है, और उसमें क्या करते हैं भाई? माल भरा जाता है ना। अब मानिए कोई कस्टमर आया, उसने पूछा भाई ये चीज़ दे दो, तो उन्होंने कहा भाई, ढूंढा कि भाई ये तो है ही नहीं ये चीज़, तो उन्होंने क्या कहा? अपने सर्वेंट से कहा भाई माल कम है, अब क्या करना है? अब आप जब भी मार्केट जाएंगे तो जो भी माल कम है उसको आप लेके आएंगे मार्केट से, ठीक है। अब दुकान पे क्या हो गया भाई? यहाँ से उठा लीजिए दुकान पे माल, मैल्कम का उठा लीजिए माल, ठीक है, और कम का उठा लीजिए ये। तो दुकान पे क्या हो गया भाई? माल कम हो गया। तो दुकान पे जब भी आगे आएगा, कौन आएगा? वो सामान लेके आएगा। माल कम होने के बाद तो सामान आता है। तो वही चीज़ क्या हो गई? डंकन ने अपना उत्तराधिकारी यानी अपने बाद किसको राजा बनाने की घोषणा कर दी थी? मैल्कम को। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं 24 नंबर का। विच नेशन आर्मी अटैक्स स्कॉटलैंड एट द एंड ऑफ द प्ले? देखिए बहुत इंपॉर्टेंट है। देखिए अक्सर इसमें कंफ्यूजन हो जाता है। शुरू में किससे लड़े थे? नॉर्वे से लड़े थे, ठीक है, और एंड में किससे लड़े भाई? इंग्लैंड से लड़े। इंग्लैंड की आर्मी ने अटैक किया था, ठीक है। अब इसको याद करने की ट्रिक क्या है देख लेते हैं। देखिए END, EN और D यहाँ भी आ रहा है, और देखिए EN और लास्ट में D यहाँ भी आ रहा है। तो इस तरीके से आप लर्न कर लीजिए, बहुत ईजी है। एंड में 3 अक्षर उठा लीजिए, सेम होंगे, और फर्स्ट लड़ाई किससे हुई थी? वही थी नॉर्वे से, उसमें तो कुछ मिल नहीं रहा है ना। तो वो आपको ये चीज़ लर्न करने में इजी हो जाएगा कि एंड में इंग्लैंड, एंड इंग्लैंड, ऐसे भी आप लर्न कर सकते हैं, ठीक है। नेक्स्ट देख लेते हैं क्वेश्चन। मैकबेथ इज रिगार्डेड एज द ट्रेजेडी ऑफ ओवरलैपिंग एम्बिशन। ये जो मैकबेथ की जो ट्रेजेडी है, ये क्यों ट्रेजेडी मानी गई है? किस लिए ट्रेजेडी, किस वजह से ट्रेजेडी मानी गई है? क्योंकि ओवरलैपिंग एम्बिशन, जो महत्वाकांक्षाएं होती हैं हमारी, देखिए महत्वाकांक्षा एक हद तक सही रहती है, लेकिन जब वो महत्वाकांक्षा बहुत ज़्यादा बढ़ जाती है, और इतनी बढ़ जाती है कि आपको कुछ भी गलत काम करने पे मजबूर कर देती है, तो वो चीज़ क्या होती है भाई? वो बहुत खतरनाक चीज़ होती है, ठीक है। वो आपसे कुछ भी करवा सकती है। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। नेक्स्ट है हमारा 26 नंबर का। हु हैज़ अ स्ट्रेंज हैबिट ऑफ स्लीप वॉकिंग इन द प्ले मैकबेथ? मैकबेथ प्ले में किसको ये हैबिट थी? कौन सी हैबिट भाई? सोते में चलने की। तो वो थी हमारी लेडी मैकबेथ को, ठीक है। लास्ट में उनका बहुत बुरा हाल हो गया था, जैसे कि मैंने आपको बताया था। वो क्या करती थी? स्लीप वॉकिंग करती थी, चलती थी, और फिर बार बार अपने हाथ धोती थी, रगड़ती थी अपने हाथों को, और कहती थी क्या कि भैया ये बदबू जा नहीं रही। कौन सी बदबू? वो खून की बदबू, जो उन्होंने किसका खून करके उनको तलवार सौंपी थी मैकबेथ ने? राजा डंकन का, ठीक है। और उनके हाथ में जो खून लग गया था, तो बार बार वो हाथ धोती थी और कहती थी भाई ये
खून की बदबू नहीं जा रही, अरब के सारे इत्र मैंने मंगा के देख लिए, ये जो बदबू है ये जा ही नहीं रही है और ना ही मेरे हाथ क्या हो रहे हैं, साफ हो रहे हैं। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं 27 नंबर का। Whom does लेडी मैकबेथ फ्रेम फॉर द मर्डर ऑफ डंकन? राजा डंकन की हत्या में, यानी राजा डंकन की हत्या तो देखिए मैकबेथ कर आए थे, ठीक है, लेकिन लेडी मैकबेथ ने किसको फंसा दिया था? डंकन्स ड्रंकन चैम्बरलेन। देखिए मैंने आपको बताया था कि राजा का खून जब हुआ था उस रात लेडी मैकबेथ ने सबको क्या करा दिया था? बहुत ज़्यादा ड्रिंक करा दी थी। तो सब लोग कैसे थे भाई? बहुत ज़्यादा नशे में थे, किसी को भी होश नहीं था, ठीक है। तो उसी पे इल्ज़ाम डाल दिया था, उसी को फंसा दिया था बेचारे गेटकीपर को, चैम्बरलेन को। नेक्स्ट देख लेते हैं, व्हाट वाज द वेदर लाइक द नाइट डंकन वाज मर्डर्ड? जब डंकन की हत्या हुई थी तो वेदर यानी कि मौसम कैसा था? तो वो था स्ट्रॉमी एंड वायलेंट, बहुत ज़्यादा तूफानी और हिंसक। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं, विच प्ले ऑफ शेक्सपियर हैज़ बीन डिस्क्राइब्ड बाय टी.एस. इलियट एज एन आर्टिस्ट सक्सेस? यानी टी.एस. इलियट ने विलियम शेक्सपियर के किस नाटक को कलात्मक सफलता बताया है? तो वो बताया है हमारे मैकबेथ प्ले को, ठीक है। ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, इसको इंपॉर्टेंट मार्क कर लीजिएगा। नेक्स्ट है मेरा 30 नंबर का, व्हाट डज द सेकंड एपरेशन? कौन सा था भाई सेकंड एपरेशन? अब ब्लडी। अच्छा, इससे पहले मैं आपको ये वाला क्वेश्चन करा दे रही हूँ, ये थोड़ा ऊपर नीचे हो गए। 33 नंबर का देखिए, जब मैकबेथ को बैंकों की आत्मा दिखाई दी थी तो वो थोड़ा डर गए थे और उन्होंने निर्णय लिया था उन चुड़ैलों के पास दोबारा जाने का। और उन चुड़ैलों से जब वो मैकबेथ बात कर रहे थे तो वहाँ पे कुछ प्रेत आए, ठीक है। प्रेत देखिए, मैंने आपको बताया था 4 चीज़ें आई थी। फर्स्ट था कटा हुआ सर, सेकंड था खून से लथपथ धड़, थर्ड था क्या? एक बच्चे की आत्मा थी जो हरे पूरे कपड़ों में क्या कर रही थी? खेल रही थी, ठीक है। और फोर्थ क्या था? बैंको और उसकी 7 पीढ़ियाँ, ठीक है। तो वो फर्स्ट क्या थी भाई? ये वही क्वेश्चंस हैं। अगर आपने वीडियो अच्छे से देखा होगा तो आपको बिल्कुल ये चीज़ क्लियर होगी। अब यहाँ से स्टार्ट करते हैं, पहले थोड़ा ऊपर नीचे हो गया है क्वेश्चन। देखिए, व्हाट डज द फर्स्ट एपरेशन एंड आर्म हेड टेल मैकबेथ? जो फर्स्ट एपरेशन था उसने मैकबेथ को क्या बोला था? उसने बोला था बीवेयर मैकडफ, मैकडफ से सावधान रहो। जब मैकबेथ ने पूछा था कि बताओ मुझसे किससे डरने की ज़रूरत है, तो पहले तो वो बोलता है भाई तुम्हें किसी से भी डरने की ज़रूरत नहीं है, मारो काटो और राज करो। पर फिर भी वो पूछता है कि भाई बताओ मुझे किससे डरने की ज़रूरत है, तो उसने कहा था कि भाई मैकडफ से क्या रहो, सावधान रहो, ठीक है। अब यहाँ पे आते हैं 30 नंबर पे, व्हाट डज द सेकंड एपरेशन टेल मैकबेथ? सेकंड एपरेशन कौन सा था? वो धड़ था, ठीक है, खून से लथपथ। तो उसने क्या कहा था? नन ऑफ द वुमेन बॉर्न शैल हार्म मैकबेथ। कोई भी ऐसा जो बच्चा नॉर्मल डिलीवरी करके पैदा हुआ हो वो तुम्हें हार्म नहीं पहुंचा सकता। लेकिन हमारे जो मैकडफ थे वो कैसे पैदा हुए थे? वो सिजेरियन पैदा हुए थे, सी सेक्शन से पैदा हुए थे, तो इसलिए वो उन्हें मारने में क्या रहे? कामयाब रहे थे, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं, व्हाट डज द थर्ड एपरेशन टेल मैकबेथ? जो थर्ड एपरेशन था उसने क्या बोला था भाई मैकबेथ को? उसने बोला था ही विल फॉल व्हेन बेनम वुड कम टू डंसिनेन। उसने बोला था कि तुम्हारा अंत तब होगा जब बेनम यानी तुम्हारे राज्य का जो जंगल है, जो लकड़ियां हैं, वो क्या हो जाएंगी? तुम्हें ऐसा लगेगा कि वो चल रही हैं, तुम्हारे राज्य का जंगल तुम्हारे विरुद्ध खड़ा हो जाएगा, तभी तुम्हारा क्या होगा? अंत होगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं 32 नंबर का, व्हाट इज द लास्ट विजन दैट द विचेस शो टू मैकबेथ? लास्ट विजन क्या था जो मैकबेथ को किसने दिखाया था? उन चुड़ैलों ने दिखाया था। 8 शेडो थे। किसके शेडो थे? फर्स्ट था आपका बैंको और उसकी 7 पीढ़ियां। अब इसको कैसे लर्न करेंगे? इसको याद करने की ट्रिक क्या है? केवल आप एक लाइन याद कर लीजिए, क्या? सिर, धड़, बच्चा, शैडो। सिर यानी ऊपर का हिस्सा, धड़ यानी ऊपर से नीचे का हिस्सा, एक छोटा बच्चा और 7 शैडो, ठीक है। आपको ये याद रख लीजिए तो आपको चारों चीज़ें सीक्वेंस वाइज याद हो जाएंगी, ठीक है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है 34 नंबर का, व्हाट हैपेंस टू लेडी मैकबेथ बिफोर शी डाइज? लेडी मैकबेथ के मरने से पहले क्या हुआ था भाई? देखिए मैंने आपको बताया था कि वो क्या हो गई थी, कुछ पागल सी हो गई थी। वो बार बार उठती थी, फिर अपना भाई सामान टटोलती थी, फिर लेट जाती थी, फिर उठती थी, फिर कुछ बड़बड़ाती थी, फिर लेट जाती थी, फिर उठती थी, फिर हाथ धोती थी और चिल्लाती थी, कहती थी कि भाई भाई खून साफ नहीं हो रहा है, फिर लेट जाती थी, फिर उठती थी, कहती थी ये बदबू नहीं जा रही भाई, इतनी बदबू कहाँ से आ रही है, फिर वो लेट जाती थी। मतलब थोड़ी सी वो मेंटली डिस्टर्ब हो गई थी। अब देखिए बुरा करोगे तो बुरा ही होगा, अच्छा तो होगा नहीं उनके साथ। तो क्या हो गया था भाई उन्हें, देख लेते हैं। एक तो वो नींद में चलने लगी थी, है ना, शी इज प्लेग्ड बाय फिट्स ऑफ स्लीप वॉकिंग, मतलब वो नींद में चलने की बीमारी से क्या हो गई थी, ग्रसित हो गई थी, है ना। उनको क्या लग गया था भाई, एक तरीके से उनको ये दौरे पड़ते थे, बार बार दौरे भी पड़ने लगे थे, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं, हु फ्लीज स्कॉटलैंड इमीडिएटली आफ्टर डंकन्स डेथ?
डंकन, राजा डंकन की मृत्यु के बाद फटाफट से स्कॉटलैंड किसने छोड़ दिया था? तुरंत कौन भाग गया था स्कॉटलैंड से? तो वो भाग गए थे मैल्कम एंड डोनाल्ड। ये मैंने आपको बताया था क्यों भाग गए थे, क्योंकि पहली बात तो उन्हें डर था कि भाई राजा डंकन की क्या हो गई, हत्या हो गई। अब ऐसा ना हो कि कातिल हमें भी मार दे। दूसरी बात, उनको क्या लगा कि ऐसा ना हो लोग सोचें कि हमने राजगद्दी पाने के लिए खुद ही अपने बाप का क्या करवा दिया हो, मर्डर करवा दिया। तो इस वजह से वो वहाँ से तुरंत इमीडिएटली कहाँ से भाग गए थे? स्कॉटलैंड से भाग गए थे राजा डंकन की मृत्यु के बाद। ठीक है, नेक्स्ट देख लेते हैं। हु जोक्स दैट ही वर्क्स एट हेलगेट। ये इंपॉर्टेंट है, अक्सर एग्जाम में आ जाता है। किसने जो किया था कि वो एक नरक द्वार पे काम करता है, तो वो था कौन? द पोर्टर। ठीक है, नेक्स्ट देख लेते हैं। हु टेल्स मैकडफ दैट हिज फैमिली हैज बीन किल्ड। देखिए, जब मैकबेथ को चुड़ैलों ने बताया था कि तुम्हें किससे खतरा है भाई? मैकडफ से खतरा है, तो तुरंत मैकबेथ ने क्या किया था कि उसको ख़त्म करने के लिए कुछ लोगों को भेजा, है ना। लेकिन उस समय मैकडफ वहाँ पे मौजूद नहीं था। मौजूद थे कौन? मैकडफ की वाइफ और उसका जो पुत्र यानी कि उसका सन। ठीक है, तो मैकबेथ ने जिन लोगों को भेजा था मैकडफ को मारने के लिए, तो मैकडफ तो मिला नहीं, तो वो उसकी वाइफ और उसके पुत्र की हत्या करके लौट आए थे। अब ये बात मैकडफ को किसने बताई थी? मैकडफ गया हुआ था कहीं और। ये बात, ये खबर मैकडफ तक किसने पहुंचाई थी भाई? कि तुम्हारी वाइफ को और तुम्हारा जो बच्चा है उसको मार दिया गया है, तो वो खबर पहुंचाई थी रॉस ने। नेक्स्ट देख लेते हैं 38 नंबर का। व्हाट विजन डज मैकबेथ हैव बिफोर ही किल डंकन। डंकन को मारने से पहले मैकबेथ ने क्या विजन देखा? उसने देखा क्या? अ फ्लोटिंग डैगर्स, हवा में तैरता हुआ खंजर। ठीक है, क्योंकि पहले तो देखो मैकबेथ राजी नहीं था डंकन को मारने के लिए, लेकिन जब लेडी मैकबेथ ने क्या किया, उनको भड़काया, उनको कायर बोला, है ना, तो उनका क्या हो गया भाई? सडन माइंड उनका चेंज हो गया। ठीक है, नेक्स्ट देख लेते हैं। नेक्स्ट है हमारा 39 नंबर का। वाई डू मैल्कम एंड डोनाल्ड बेल रन अवे फ्रॉम द कोर्ट। देखिए, मैंने आपको भी बताया, दे फियर दैट दे आर नेक्स्ट टू बी मर्डर्ड। उनको डर बैठ गया किस बात का? कि जिसने भी मेरे पिताजी यानी राजा डंकन को मारा है, ऐसा ना हो वो हमें भी मार दे। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। हाउ मेनी एपेरिशन डू द विचेस शो मैकबेथ। मैकबेथ में विचेस ने मैकबेथ को कितनी एपेरिशन दिखाई थी? वो दिखाई थी 4। कौन कौन सी? देखिए, सिर, ठीक है, धड़, थर्ड था कौन? बच्चा, और फोर्थ था कौन? 7 शैडोज। ठीक है, नेक्स्ट, व्हाट आर्मीज ज्वाइन फोर्सेस अगेंस्ट मैकबेथ। मैकबेथ को मारने के लिए कौन कौन सी आर्मीज और फोर्सेस मिल गई थी? तो वो थे द स्कॉटिश एंड द ब्रिटिश। लास्ट में कौन कौन मिल गए थे? स्कॉटिश एंड ब्रिटिश दोनों मिल गए थे, और दोनों ने मिलके मैकबेथ पे क्या कर दिया था? हमला बोल दिया था, और उसको लास्ट में किसने मारा भाई? मैकडफ ने मार दिया। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। व्हाई डज लेडी मैकबेथ से शी डिडंट किल द किंग हरसेल्फ। लेडी मैकबेथ ने ऐसा क्यों कहा कि वो खुद राजा डंकन को नहीं मार सकती? क्योंकि पहले देखिए, पहले लेडी मैकबेथ ने सोचा कि भाई मेरे पतिदेव तो मार नहीं रहे, लाओ मैं खुद ही हत्या कर दूं। जब वो अंदर घुसी डंकन के रूम में जहाँ डंकन सोए हुए थे, चाकू लेके घुसी। आप वो सोए हुए डंकन उन्हें कैसे लग रहे थे? वो लग रहे थे अपने पिताजी जैसे, लुक लाइक हर फादर। ठीक है, तो वही है, ही लुक्ड लाइक हर फादर इन हिज स्लीप। नेक्स्ट देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट टू इम्पल्सेस आर एट वॉर विद ईच अदर विद इन मैकबेथ्स माइंड। कौन से दो विचार, दो वेग, दो आवेग मैकबेथ के माइंड में लगातार चल रहे थे? एक तो था एम्बिशन यानी कि महत्वाकांक्षा, और दूसरा था अ सेंस ऑफ रॉन्ग। मतलब उसे समझ में तो आ रहा था भाई कुछ मैं गलत कर रहा हूँ, भाई मर्डर कर रहा हूँ तो कुछ गलत है, लेकिन जब आपकी एम्बिशन इतनी बढ़ जाती है कि आपको कुछ समझ में ही नहीं आता, तो ये सब चीज़ें आपके दिमाग में चलती रहती हैं कि देखिए, आप भी अगर कुछ गलत करेंगे, तो अगर आप कुछ गलत करने जाएंगे, ठीक है, तो एक तरफ तो आपको लगेगा भाई इससे बहुत ज़्यादा क्या हो रहा है? प्रॉफिट हो रहा है, लाभ हो रहा है, इससे बहुत ज़्यादा हमें क्या मिल रही है? इससे बहुत सारी चीज़ें हमें मिल रही हैं, तो ये चीज़ गलत काम कर लो। ठीक है, और दूसरी तरफ आपका दिल दिमाग आपको वो चीज़ करने के लिए मना करेगा कि नहीं भाई ये मत करो, ये गलत है। तो एक तरीके से उसको क्या था? गिल्टी थी क्या कि उसने भाई क्या किया? राजा डंकन का मर्डर कर दिया। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट इज द निकनेम फॉर द 3 विचेस दैट इज यूज्ड बाय वेरियस कैरेक्टर्स थ्रू आउट द प्ले। जो 3 विचेस थी किसमें? इस प्ले में, मैकबेथ प्ले में, तो उनको क्या कह के लोग पुकारते हैं? उनको पुकारा जाता है द वियर्ड सिस्टर के नाम से। ये भी आपका इंपॉर्टेंट है। ठीक है, नेक्स्ट देख लेते हैं। व्हाट डज लेडी मैकबेथ ऑब्सेस ओवर एज शी गोज मैड। लास्ट में जब वो लेडी मैकबेथ क्या हो गई थी? पागल हो गई थी, तो वो किस चीज़ से ऑब्सेस हो गई थी? वो क्या करती थी? बार बार अपने हाथ धोती थी, है ना, और वो क्या कहती थी? भाई ये जो ब्लड है,
किसका ब्लड? राजा डंकन का ब्लड। ये जो ब्लड है ये मेरे हाथ से छूट ही नहीं रहा है, इसको कितना भी साफ कर लो छूट ही नहीं रहा है, और इसकी जो बदबू है वो जा ही नहीं रही है। मैंने अरब से भी बहुत सारे क्या मंगा लिए, इत्र मंगा लिए, लेकिन इसकी बदबू नहीं जा रही है। तो वही आंसर क्या है हमारा? ब्लड। ठीक है, शी कैन नॉट वॉश ऑफ हर हैंड्स। उस ब्लड से वो छुटकारा ही नहीं पा रही थी जो वो सोच रही थी कि उनके हाथों में लगा हुआ है। बार बार धोने के बाद भी वो ब्लड उनके हाथों से नहीं निकल रहा था। ठीक है, नेक्स्ट और लास्ट क्वेश्चन क्या है हमारा? हु इज मैकडोनल्ड? मैकडोनल्ड कौन था? ये वो राजा था जिसने देशद्रोह किया था। जब मैकबेथ लौट रहे थे, कहाँ से? नॉर्वे को जीत के लौट रहे थे। तो रास्ते में मैंने आपको बताया था, जब मैं इसकी समरी समझा रही थी आपको, कि कौन आया था रास्ते में? रॉस और एंगस आए थे। उन्होंने बोला था क्या? कि महाराज ने यानी राजा डंकन ने कहा है कि हम तुम्हें क्या कह के बुलाएं? थेन ऑफ कॉडर। लेकिन वो कहता है भाई कॉडर के तो भाई राजा भी जिंदा है, तो मुझे क्यों ऐसा बोला जा रहा है थेन ऑफ कॉडर? तब वो बताते हैं कि वो जो राजा थे उन्होंने क्या किया है? देशद्रोह किया है, और इस वजह से उनको मौत की सज़ा मिल रही है। और उसको सजा मौत देने के बाद जो राजा डंकन है उन्होंने थेन ऑफ कॉडर किसको बना दिया है? मैकबेथ को। तो वही चीज़ है। तो उस राजा का नाम क्या था? उस राजा का नाम था जिसने देशद्रोह किया था, मैकडोनल्ड। ओके, अब क्यों उसको मारा गया था? क्योंकि वो एक क्या था? गद्दार था। अ ट्रेटर एंड थेन ऑफ कॉडर। ट्रेटर यानी कि वो एक गद्दार था, और क्या था? थेन ऑफ कॉडर था। मैकबेथ के थेन ऑफ कॉडर बनने से पहले कौन थेन ऑफ कॉडर था? तो वो था मैकडोनल्ड। ओके, यहाँ पे हमारे मैकबेथ के क्वेश्चन आंसर खत्म होते हैं। अब मैं आपको कराऊंगी इस प्ले की कोटेशंस। ठीक है, और ये भी मैं आपको कराऊंगी बिल्कुल ट्रिक के साथ। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे? देखिए, पहले हम कोटेशंस को पढ़ेंगे, समझेंगे, उसकी हिंदी को समझेंगे, किसने बोली है वो कोटेशन वो समझेंगे, प्लस किस एक्ट और किस सीन से वो कोटेशन ली गई है वो भी हम लोग समझेंगे। ठीक है, जैसे मानिए फर्स्ट एक्ट से जितनी भी कोटेशन है वो पहले हम करेंगे, देन हम उस फर्स्ट एक्ट की पूरी क्या करेंगे? ट्रिक करेंगे, ताकि आपको अच्छे समझ में आ जाए। देन हम सेकंड एक्ट की कोटेशन लेंगे, फिर उसकी ट्रिक करेंगे, देन थर्ड, फोर्थ एंड देन फिफ्थ। ठीक है, अब चलिए स्टार्ट करते हैं मैकबेथ प्ले की कोटेशन। सबसे पहली कोटेशन क्या है? देखिए, फेयर इज फाउल एंड फाउल इज फेयर, ओवरथ्रो द फॉग एंड फिल द एयर। देखिए क्या मतलब है इस बात का, ये कौन कह रहा है, किस एक्ट में कह रहा है और किस सीन में कह रहा है। देखिए सबसे पहले हम समझेंगे ये कौन कह रहा है। ये कह रही है कौन? थ्री विचेस। ठीक है, किस एक्ट और किस सीन में कह रही हैं? ये कह रही हैं फर्स्ट एक्ट के फर्स्ट सीन में। अब क्या कह रही हैं ये तीन विचेस जो है? देखिए मैं आपको ऑलरेडी समरी करा चुकी हूँ। जब तक आप लोग समरी अच्छे से नहीं करेंगे, नहीं देखेंगे, नहीं समझेंगे, आपको ना इसके क्वेश्चन आंसर समझ में आने वाले हैं, ना ही इसकी कोटेशन समझ में आने वाली हैं। और अगर आपने इसकी समरी को अच्छे से समझ लिया तो कोटेशंस तो बिल्कुल आपको मानिए खेल लगेंगी। ठीक है, अब ये देखिए जैसे थ्री विचेस हैं। ठीक है, अब क्या होता है, वो थ्री विचेस क्या कह रही हैं कि इस धरती पर जो भी अच्छा हो रहा है, फेयर इज फाउल एंड फाउल इज फेयर, मतलब इस धरती में जो भी अच्छा हो रहा है वह हमारे लिए खराब है। क्यों खराब है भाई? क्योंकि वो तो वह चीज़ है। अगर उनके लिए कुछ अच्छा होता है तो वो खराब होता है, और अगर कुछ खराब होता है तभी तो उनके लिए वो अच्छा होता है ना। तो क्या कह रही हैं वो कि इस धरती पे जो कुछ भी हो रहा है, जो भी अच्छा हो रहा है, वो हमारे लिए क्या है? खराब है। और जो खराब हो रहा है, ओवरथ्रो द फॉग एंड फिल द एयर। फिल द एयर हो गई आपकी जो एक मतलब अलग तरीके की हवाएं चलती हैं। हवाएं कैसे? मतलब बहुत ही ज़्यादा तूफानी भरी हवाएं, बहुत ही गंदी गंदी से, मतलब आप ये समझ लीजिए जैसे मतलब कहते हैं ना कि भाई आज तो बड़ी तूफानी डरावनी हवाएं। तो वो क्या कह रही हैं कि हर तरफ जो है, जो खराब हो रहा है वो हमारे लिए क्या है? अच्छा है, और जो अच्छा हो रहा है वो हमारे लिए क्या है? खराब है। अब इसमें देखिए मैं आपको हर एक कोटेशन में आपको एक चीज़ बताती जाऊंगी, बस उस पर आप थोड़ा सा गौर फरमा लीजिएगा। देन हम लास्ट में करेंगे क्या? ट्रिक। इसमें हमें एक वर्ड याद रखना है, बस आपको वो केवल वर्ड याद रखना है, और उसी से रिलेटेड मैं आपको ट्रिक पूरी बताऊंगी। इसमें हमें याद रखना है कौन सा वर्ड? ये फॉग वर्ड। ठीक है, आप इसको अच्छे से देख लीजिए, समझ लीजिए, देन मैं आपको आगे बताऊंगी कि वो मैंने आपको ये वर्ड याद रखने के लिए बोला। नेक्स्ट देख लेते हैं कोटेशन क्या है हमारी। आई फियर दाई नेचर, इट इज़ फुल ऑफ द मिल्क ऑफ ह्यूमन काइंडनेस। ये कौन कह रहा है? ये कह रही हैं भाई लेडी मैकबेथ। ठीक है, किससे कह रही हैं भाई? मैकबेथ से कह रही हैं। किस एक्ट में कह रही है? देखिए फर्स्ट एक्ट में कह रही है। सीन कौन सा है? फिफ्थ सीन है। देखिए जब भविष्यवाणी हो चुकी थी, कौन सी भविष्यवाणी हो चुकी थी? तीन चुड़ैलों द्वारा भविष्यवाणी हो चुकी थी। किसके लिए भाई? मैकबेथ के लिए। क्या? कि वो राजा बनेगा कहाँ का? स्कॉटलैंड का। अब ये सब बातें जब मैकबेथ आके अपनी वाइफ लेडी मैकबेथ को बताते हैं
तो जो लेडी मैकबेथ है वो प्लानिंग करती है किस चीज़ की, राजा डंकन के कत्ल की। मैकबेथ को बोलती है कि आपको क्या करना है भाई, डंकन का मर्डर करना है। लेकिन मैकबेथ क्या थे, तैयार नहीं थे, क्योंकि उनमें कहीं ना कहीं वो दयालुता थी, वो मान नहीं रहे थे। और मैंने आपको समरी में बताया भी था कि फिर लेडी मैकबेथ बहुत उल्टा सीधा बोलती है कि यार तुम तो कायर हो, तुमसे कुछ नहीं होने वाला। तब जाके बहुत ही देर में वो मैकबेथ मानते हैं चलो ठीक है हम राजा डंकन का क्या करेंगे, मर्डर करेंगे। तब वो लेडी मैकबेथ बोलती है, मैकबेथ से क्या बोलती हैं कि कभी कभी आई फियर दाई नेचर, कभी कभी मुझे तुम्हारे नेचर से डर लगता है। क्यों डर लगता है, इट इज़ फुल ऑफ द मिल्क ऑफ ह्यूमन काइंडनेस, मतलब लगता है यार तुम इतने दयालु हो कि तुम कभी किसी का बुरा कर ही नहीं सकते। भले ही तुम्हें पता है कि तुम्हारे साथ क्या होने वाला है, तुम बुरा इसलिए कर रहे हो क्योंकि तुम्हारे साथ अच्छा होगा तभी, क्योंकि जब आप राजा डंकन का मर्डर करेंगे तभी तो आप राजा बनेंगे। लेकिन कभी कभी मुझे तुम्हारे नेचर पे शक होता है कि यार तुम किसी का बुरा कर ही नहीं सकते। तो ये कौन बोल रहा है, आपका लेडी मैकबेथ बोल रही है, किससे, मैकबेथ से। ठीक है, अब देखिए इसमें हमें कौन सा वर्ड याद रखना है, वो रखना है हमें मिल्क। ठीक है, ओके। अब नेक्स्ट देख लेते हैं, नेक्स्ट कोटेशन कौन सी है हमारी, 3rd नंबर की। देखिए, इफ यू कैन लुक इनटू द सीड ऑफ टाइम एंड से विच ग्रेन विल ग्रो एंड विच विल नॉट। ये कौन कह रहा है, देखिए ये कह रहा है बैंक को। ठीक है, किस सीन में कह रहा है, किस एक्ट में कह रहा है, देखिए एक्ट 1 के सीन 3rd में कह रहा है। अभी क्या कह रहा है, देखिए इफ़ यू कैन लुक इनटू द सीड ऑफ टाइम, यानी यदि आप भविष्य को देख सकते हो। यहाँ पे आप किसके लिए वो प्रयोग कर रहा है बैंक को, देखिए वो जादूगरनियाँ जो थी जिन्होंने भविष्यवाणी करी थी उनसे पूछ रहा है, क्या पूछ रहा है, यदि आप वास्तव में भविष्य देख सकती हो तो मुझे बताओ कि कौन सा बीज उगेगा, विच ग्रेन विल ग्रो एंड विच विल नॉट, और कौन सा बीज नहीं उगेगा। क्या बैंक को खेती कर रहा था कि वो बीज के बारे में पूछा था, नहीं। यहाँ पे उसका मतलब है कि बताओ ये जो तुम भविष्यवाणियाँ कर रही हो इसमें से कौन सी भविष्यवाणी सच होगी और कौन सी भविष्यवाणी सच नहीं होगी, मुझे बताओ, मुझे भरोसा नहीं हो रहा है। इसमें हमें जो वर्ड याद रखना है वो याद रखना है सीड। अब नेक्स्ट कोटेशन देख लेते हैं, देखिए प्रेजेंट फियर्स आर लेस देन हॉरिबल इमेजिनिंग्स, यानी वर्तमान का भय भयानक कल्पनाओं से क्या है, कम है। ये कौन कह रहा है, देखिए ये कह रहे हैं हमारे मैकबेथ भाई साहब। और किस एक्ट के किस सीन में कह रहे हैं, ये कह रहे हैं एक्ट 1 के सीन 3rd में। क्या मतलब है देखिए इस बात का, मैकबेथ कहना चाह रहे हैं क्या कि प्रेजेंट फियर आर लेस देन हॉरिबल इमेजिनिंग्स, यानी अभी जो वर्तमान में मुझे डर लग रहा है, किस चीज़ का डर लग रहा है भाई, राजा डंकन को मारने का, पूरी प्लानिंग का जो लेडी मैकबेथ और उन्होंने मिलकर बनाई। पहले तो मैकबेथ राजी नहीं थे लेकिन बाद में उनके प्लान में क्या हो गए, शामिल हो गए। भाई मरता क्या नहीं करता, वो इधर से भी मरता और बीवी की बात ना मानता तो भी मरता। ठीक, अब वो क्या कह रहे हैं, उन्हें बहुत सारा डर लग रहा है। किससे ज़्यादा डर लग रहा है भाई, वर्तमान से ज़्यादा डर लग रहा है, जो आगे होने वाला है उससे ज़्यादा डर किस में लग रहा है, उन्हें वर्तमान में लग रहा है। अब इसमें देखिए इसमें हमें कौन सा वर्ड याद करना है, एक हॉरिबल। ठीक है, इसको हमें थोड़ा सा दिमाग में रखना है। देखिए मैं ऑलरेडी इस पर सर्कल करती जा रही हूँ ताकि आगे जब मैं ट्रिक बताऊँ तो आपको कोई भी दिक्कत ना हो। अब नेक्स्ट कोटेशन देख लेते हैं, नेक्स्ट कोटेशन क्या है हमारी, देखिए स्टार्स हाइड योर फायर, लेट नॉट लाइट सी माई ब्लैक एंड डीप डिजायर। ये कौन कह रहा है, देखिए ये कह रहा है अगेन मैकबेथ। किस एक्ट के किस सीन में कह रहा है, एक्ट 1 के 4th सीन में कह रहा है। क्या कह रहा है देखिए फिर से समझिए, स्टार्स हाइड योर फायर, जो स्टार्स हैं मतलब जो ऊपर जो आकाश में तारे चमक रहे हैं उनसे कह रहा है, क्या कह रहा है कि हे स्टार्स तुम ऐसा करो, अपनी रोशनी को क्या कर लो, कम कर लो, अपनी रोशनी को थोड़ा सा छुपा लो। क्यों छुपा लो, लेट नॉट लाइट सी माई ब्लैक एंड डीप डिजायर्स, तुम अपनी रोशनी को इसलिए छुपा लो ताकि मेरे अंदर की जो तीव्र इच्छाएं हैं वो तुम्हें कहीं दिख ना जाए। कौन सी तीव्र इच्छाएं, कौन सी उसकी डीप एंड ब्लैक डिजायर्स है, कौन सी, राजा बनने की। कहाँ का, स्कॉटलैंड के। और वो राजा कब बनेगा, जब वो राजा डंकन का क्या कर देगा, कत्ल कर देगा। तो वो क्या कह रहा है, वो कह रहा है कि स्टार्स, हे तारों तुम अपनी जो रोशनी है, इतनी तेज रोशनी है उसको छुपा लो, कहीं ऐसा ना हो तुम्हें मेरे जो ब्लैक इरादे, जो मेरे गलत इरादे हैं उनका पता लग जाए, जो मेरी इच्छाएं हैं, जो मेरी काली इच्छाएं हैं उनका तुम्हें पता लग जाए। अब इसमें हमें कौन सा वर्ड याद करना है, देखिए इसमें हमें याद रखना है डीप डिजायर वाला वर्ड। ठीक है, डीप एंड डिजायर। नेक्स्ट देख लेते हैं कोटेशन, कौन सी हमारी कोटेशन नेक्स्ट है, हमारी 6 नंबर की कोटेशन। क्या है 6 नंबर की कोटेशन, देयर इज नो आर्ट टू फाइंड द माइंड कंस्ट्रक्शन इन द फेस। कौन कह रहा है ये, देखिए ये कह रहे हैं राजा डंकन। इसमें ये कहना चाह रहे हैं देयर इज नो आर्ट, ऐसी कोई भी आर्ट नहीं है, ऐसी कोई भी कला नहीं है, टू फाइंड द माइंड्स कंस्ट्रक्शन इन द फेस,
जिससे मैं आदमी के चेहरे को देखकर जान सकूं, क्या जान सकूं कि उसके मन में क्या चल रहा है। अभी राजा डंकन कब कह रहे हैं? एक्ट फर्स्ट के सीन फोर्थ में। और क्यों कह रहे हैं, देखिए इसको भी समझिए क्यों कह रहे हैं। जब मैकबेथ नॉर्वे का युद्ध जीत के आया था शुरू में, तो राजा डंकन ने खुश होकर उसे कॉर्डर की उपाधि दे दी थी, ठीक है, जो कि चुड़ैलों की आपकी क्या थी? भविष्यवाणी थी। अब चुड़ैलों की जो भविष्यवाणी थी वो इधर तो मैकबेथ के लिए पूरी हो गई थी और राजा डंकन ने उसे कॉर्डर का स्वामी बना ही दिया था। अब ये बात वो डंकन तब कह रहे हैं, तब सोच रहे हैं जब उन्होंने कॉर्डर का जो स्वामी था ऑलरेडी मैकबेथ से पहले उसे मृत्यु दंड दिया। क्यों दिया? क्योंकि उसने उसके साथ क्या किया था? विश्वासघात किया था, ठीक है। अब उसी के बारे में, पहले वाले कॉर्डर के स्वामी के बारे में सोच के वो कह रहे हैं काश कोई ऐसी आर्ट होती या काश कोई ऐसी कला होती जिससे आदमी के मन में क्या चल रहा है, उसके मन में क्या मतलब इच्छाएं हैं, क्या बात है, वो चीज़ उसके फेस पे हम पढ़ लें। शायद ऐसी कोई आर्ट होती तो फिर बात ही क्या होती। और शायद हम लोग भी ऐसा अभी ये सोचते हैं कि सामने वाला हमारे लिए क्या सोच रहा है, अगर कुछ तो ऐसी हमें शक्तियां मिल जाती तो फिर बात ही अलग होती। देखिए इसमें हमें कौन सा वर्ड याद रखना है? इसमें हमें याद रखना है आर्ट। ओके, नेक्स्ट देख लेते हैं। नेक्स्ट है हमारा 7th नंबर की कोटेशन, कम वॉट कम में टाइम एंड आवर रन थ्रू द रफेस्ट डे। क्या मतलब? देखिए कौन कह रहा है? देखिए ये कह रहा है आपका मैकबेथ, ठीक है, मैकबेथ की साइड है। किस एक्ट में, किस सीन में कह रहा है? देखिए एक्ट फर्स्ट के 3rd सीन में कह रहा है। क्या कह रहा है? देखिए कम वॉट कम में, मतलब जो कुछ भी होना है हो जाने दो। टाइम एंड आवर रन्स थ्रू द रफेस्ट डे, जो हमारी बुरी से बुरी भविष्यवाणियाँ भी हैं वो मतलब निश्चित हो गई हैं कि ऐसा होना है, ये होना है, वो होना है। तो इसका मतलब जो भी होना है हो जान दो, अब क्या करें, कुछ भी नहीं कर सकते, ऑलरेडी जो होना है वो लिखा हुआ है। अब देखिए जब मैकबेथ को क्या करना था? राजा डंकन का मर्डर करना था। अब ये सब चीज़ें वो सोच रहा है, क्या सोच रहा है कि भाई अब जो होता है होने दो, जैसा होगा होगा, क्योंकि अब पहले ही सब भविष्यवाणियाँ क्लियर हो गई हैं, ऐसा होना है, ये होना है, वो होना है, तो मैं क्यों घबरा रहा हूँ, अब जो हो रहा है होने दो, चाहे वो सही हो चाहे वो गलत हो। कौन सा वाला वर्ड याद रखना है? देखिए रफेस्ट डे, ठीक है। नेक्स्ट कोटेशन देख लेते हैं क्या है हमारी 8th नंबर की। देखिए स्क्रू योर करेज टू द स्टिकिंग प्लेस एंड विल नॉट फेल। अगर तुमने अपने साहस को एक जगह जुटा लिया तो तुम कभी भी असफल नहीं होगे। ये कौन कह रहा है? देखिए ये कह रही है हमारी लेडी मैकबेथ। किस एक्ट में कह रही हैं? एक्ट फर्स्ट के सीन 7th में कह रही हैं। अब किससे कह रही हैं? देखिए 100% अपने पति को समझा रही होंगी, क्योंकि जब वो मैकबेथ मान नहीं रहे थे मर्डर करने को तो वो क्या कह रही थी भाई? समझा रही थी उन्हें, मतलब एक तरीके से भड़का भी रही थी, उनको प्रेशराइज भी कर रही थी मतलब मर्डर करने के लिए, और उनको समझा भी रही थी और उनको एक साहस भी दे रही थी कि भाई तुम टेंशन मत लो, मर्डर कर दो। किसका? राजा डंकन का। अपने साहस को, स्क्रू योर करेज, अपने साहस को एक जगह जुटा लो टू द स्टिकिंग प्लेस, और जब तुम अपने साहस को एक जगह जुटा लोगे एंड विल नॉट फेल, तो तुम कभी भी असफल नहीं होगे। मतलब साहस भी देखो किसके लिए जुटाने के लिए कह रही हैं? मर्डर करने के लिए। अब देखिए हमें इसमें कौन सा, हमें क्या याद करना है, एक वर्ड हमें इसमें कौन सा पकड़ना है? वो हमें पकड़ना है करेज, ठीक है, ये हमें पकड़ के रखना है। नेक्स्ट देख लेते हैं। देखिए नेक्स्ट हमारी 9th नंबर की कोटेशन, लुक लाइक द इनोसेंट फ्लावर बट बी द सरपेंट अंडर इट। क्या मतलब है? देखिए इस कोटेशन का पहले तो देखिए कौन कह रहा है? ये कह रही है हमारी लेडी मैकबेथ। और किससे कह रही है? हमारे मैकबेथ से कह रही हैं। कौन से एक्ट में कह रही है? फर्स्ट एक्ट के सीन 5th में कह रही हैं। अब क्या कह रही है? देखिए इसे ध्यान से समझिएगा, और ये जो कोटेशन है ये आज भी अप्लाई होती है लोगों के ऊपर जो वो उन्हें बनने के लिए कह रही हैं मैकबेथ को, और आजकल लोग ऐसे ही होते हैं। देखिए क्या कह रही है? लुक लाइक द इनोसेंट फ्लावर, बिल्कुल ऐसे बन जाओ, फ्लावर की तरह बन जाओ, बिल्कुल इनोसेंट, मतलब बहुत ही कोमल, नेक इरादे वाले, सौम्य दिखने वाले, सुंदर दिखने वाले, अच्छे दिखने वाले, भला चाहने वाले। बट बी द सरपेंट अंडर इट, लेकिन अंदर से तुम कैसे रहो? मतलब ऊपर से तो तुम ऐसे देखो कि हाँ बहुत अच्छे हो, तुम्हारी फिक्र कर रहे हैं, हम बहुत अच्छे हैं, तुम्हारा भला चाह रहे हैं, लेकिन अंदर से जो तुम अपने अंदर जहर लेके बैठे हो, मौका आते ही उसे क्या करो? अपने दुश्मन को, जो तुम्हारा दुश्मन है, जिसे तुम बहुत प्यार से ट्रीट कर रहे हो, अच्छा दिख रहे हो, उसको क्या करो? डस लो। कैसे डस लो? देखिए, लेकिन अंदर से एक सांप की तरह बन जाओ जो फूलों के अंदर छुपा हुआ बैठा है। मतलब मानो कोई बहुत प्यार से भाई फूल तोड़ने आया, ठीक है, वो फूल देख रहा है, अब वो फूल तोड़ने आया, जैसे उसने फूल तोड़ना चाहा, अंदर सांप की तरह बन के बैठ जाओ, उसे क्या कर लो? डस लो।
लेडी मैकबेथ क्या कहना चाह रही है, देखिए मैकबेथ से एक बार और समझेंगे बहुत अच्छे से, क्योंकि बहुत अच्छी कोटेशन है। आज के जीवन में ऐसा ही होता है कि लोग ऊपर से तो बहुत भला बन के दिखाते हैं कि हाँ हमें तुम्हारी फिक्र है, हम तुम्हारे परिवार वाले हैं, या हम तुम्हारे भाई वेल विशर हैं, लेकिन अंदर ही अंदर वो हमसे क्या होते हैं, जलते हैं और हमारा बुरा चाहते हैं। और वही एडवाइस क्या दे रही है लेडी मैकबेथ मैकबेथ को कि तुम ऊपर से तो भाई राजा डंकन को ऐसे दिखाओ, उनका स्वागत करो, क्योंकि उन्होंने राजा डंकन को किस पे बुलाया था भाई, खाने पे बुलाया था, है ना। आप ऊपर से तुम ऐसे दिखाओ कि उनका स्वागत कर रहे हो, उनका भला चाह रहे हो, और बहुत सारा तुम्हें उसकी फिक्र है, किसकी, राजा डंकन की, और मौका मिलते ही उनका क्या कर दो, कत्ल कर दो। ठीक है, आई होप समझ में आ गया हो। अब देखिए इसमें हमें कौन सा वर्ड पकड़ के चलना है, इसमें हमें वर्ड पकड़ना है इनोसेंट। ठीक है, आई होप ये कोटेशन आपको अच्छे से समझ में आ रही होंगी, और मैंने हिंदी भी इसलिए लिखी हुई है ताकि क्या होता है, देखिए कोटेशन हम एक बार पढ़ने के बाद हमें लगता है भाई बहुत अच्छे से समझ में आ गई। ठीक है, अब जैसे ही वो दोबारा हमारी आंखों के सामने आती है, पेपर में आती है, एग्जाम में आती है, वहाँ दिमाग घूम जाता है। हिंदी मैंने इसमें इसलिए लिखी हुई है ताकि आप लोगों की बिल्कुल एक एक चीज़ क्रिस्टल क्लियर हो जाए। ठीक है, नेक्स्ट कोटेशन देखते हैं। नेक्स्ट कोटेशन क्या है हमारी, देखिए, द लव दैट फॉलोज अस समथिंग इज आवर ट्रबल। मतलब देखिए जो प्रेम है वो हमें कभी कभी क्या करता है, अक्सर दुविधा में डाल देता है। ये कौन कह रहा है भाई, ये किंग डंकन कह रहे हैं। किससे कह रहे हैं, लेडी मैकबेथ से कह रहे हैं। किस एक्ट के किस सीन में कह रहे हैं, देखिए एक्ट फर्स्ट के सीन 6 में कह रहे हैं। क्या कह रहे हैं, द लव दैट फॉलोज अस, प्रेम जो हमारे साथ होता है, समथिंग इज आवर ट्रबल, कभी कभी हमें क्या करता है, मुसीबत में वो डाल देता है। और अक्सर ऐसा होता है जिससे हम प्रेम करते हैं वही हमें क्या करता है भाई, वही हमें मुसीबत में डाल देता है। ठीक है, अब देखिए इसमें हम कौन सा वर्ड याद रखेंगे, इसमें हमें कौन सा वर्ड याद रखने की जरूरत है, इसमें हम याद रखेंगे ट्रबल। ओके, नेक्स्ट कोटेशन देख लेते हैं। देखिए क्या है नेक्स्ट कोटेशन, आई डेयर डू ऑल दैट मे बिकम अ मैन हु डेयर्स डू मोर इज नन। देखिए यहाँ पे मैकबेथ कह रहे हैं, किस एक्ट में कह रहे हैं, एक्ट फर्स्ट में कह रहे हैं, सीन 7 में कह रहे हैं। और क्या कह रहे हैं मैकबेथ, मैं वो सब करने के लिए तैयार हूँ जिससे मैं एक आदमी बन सकूँ। आदमी मतलब मैं एक मर्द बन सकूँ, मर्द वाली बात है। जब वो लेडी मैकबेथ से बोलती है ना कि भाई तुम तो कायर हो, तुम डरपोक हो, तुमसे कुछ नहीं होने वाला, बताओ एक खून भी नहीं कर सकते, तो वो एकदम उनकी बातों में आ जाते हैं और क्या कहते हैं, नहीं नहीं मैं सब करने को तैयार हूँ जो मैं साबित कर सकूँ कि मैं क्या हूँ, एक मर्द हूँ। अब देखिए हमें इसमें कौन सा वर्ड याद रखेंगे, देखिए इसमें हम याद रखेंगे डेयर वर्ड। ओके, नेक्स्ट देख लेते हैं। नेक्स्ट कोटेशन क्या है हमारी, आवर ड्यूटीज आर टू योर थ्रोन एंड स्टेट चिल्ड्रन एंड सर्वेंट्स। कौन कह रहा है, किससे कह रहा है, देखिए ये कह रहे हैं स्पोकन बाय मैकबेथ टू डंकन। डंकन से कह रहे हैं, किस एक्ट में कह रहे हैं, फर्स्ट एक्ट में कह रहे हैं और सीन 5 में कह रहे हैं। क्या कह रहे हैं भाई, जब मैकबेथ युद्ध लड़के आते हैं, युद्ध जीत के आते हैं राजा डंकन के पास और डंकन बहुत खुश होते हैं, तो वो कहते हैं, क्या कहते हैं राजा डंकन से, आवर ड्यूटीज आर टू योर थ्रोन एंड स्टेट चिल्ड्रन एंड सर्वेंट। वो कहते हैं, क्या कहते हैं, देखिए हमारे जो कर्तव्य हैं आपके सिंहासन और राज्य के बच्चों और सेवकों के प्रति हैं। मतलब अपना वो दिखा रहे हैं एक तरीके से। देखिए मैकबेथ शुरू में तो बहुत अच्छे ही थे, है ना, वो भविष्यवाणी के बाद तो उनका थोड़ा दिमाग बदला और बाकी दिमाग खराब कर दिया किसने, लेडी मैकबेथ ने। तो पहले तो वो ये कहते हैं राजा डंकन से कि आप टेंशन मत लो। अब वो जब राजा डंकन बहुत तारीफ करते हैं कि भाई बहुत बढ़िया तुमने जीता, युद्ध ये किया वो किया, तब मैकबेथ बोलते हैं, क्या बोलते हैं, देखिए कि मेरे जो सारे कर्तव्य हैं किसके प्रति हैं, आपके प्रति हैं, सिंहासन के प्रति हैं, मैं आपका एक सेवक मात्र हूँ। इसमें हम कौन सा वर्ड लेके चलेंगे, देखिए इसमें हम लेके चलेंगे चिल्ड्रन वर्ड। ठीक है, नेक्स्ट देख लेते हैं। नेक्स्ट कोटेशन कौन सी है हमारी, 13 नंबर की। क्या है 13 नंबर की कोटेशन, फॉल्स फेस मस्ट हाइड व्हाट फॉल्स हार्ट डट नो। देखिए क्या कह रहे हैं, देखिए तो यहाँ पे लेडी जो मैकबेथ है इन्हें आप हटा दीजिएगा। तो क्या कह रहे हैं मैकबेथ, देखिए ये बोली गई है मैकबेथ के द्वारा। ठीक है, किस एक्ट में बोली गई है, फर्स्ट एक्ट के सीन 7 में। ठीक है, क्या कह रहा है भाई, जब राजा डंकन का मर्डर वगैरह कर दिया तो भाई उनका चेहरा तो ऐसे ही हो गया, राजा डंकन के मर्डर के बाद वो एकदम खो गए, परेशान हो गए। अब भाई वैसे तो वो मारना नहीं चाहते थे, लेकिन उन्होंने अपनी वाइफ की बातों में आके उन्हें मार दिया था। तो अब वो क्या कह रहे हैं अपने आप से, फॉल्स फेस मस्ट हाइड व्हाट फॉल्स हार्ट डोंट नो। मतलब अपने बनावटी चेहरे से हमें अपने हृदय की बुराई को क्या कर लेना चाहिए भाई, ढक लेना चाहिए। मतलब हमें पता है हमारे हृदय में बुराई है, किस चीज़ की बुराई है, क्योंकि वो मर्डर करके आए हैं किसका, राजा डंकन का, लेकिन हमें वो चीज़ अपने फेस पे नहीं लानी है। इसमें हमें याद रखना है हार्ड वर्ड। ठीक है, नेक्स्ट कोटेशन देखते हैं। देखिए डंकन इज इन हिज ग्रेव आफ्टर लाइफ विथ फुल फीवर ही स्लीप्स वेल। ये कौन कह रहा है, देखिए ये कह रहे हैं मैकबेथ। किससे कह रहे हैं, लेडी मैकबेथ से कह रहे हैं। किस एक्ट में कह रहे हैं, एक्ट फर्स्ट के सीन 5 में कह रहे हैं। क्या कह रहे हैं, देखिए जीवन के सभी भ्रम और उत्तेजनाओं को त्याग कर राजा डंकन क्या कर रहे हैं, अपनी कब्र में आराम से सो रहे हैं। लेकिन पता नहीं मैं इसके बाद सो पाऊंगा
चैन की नींद कि नहीं सो पाऊंगा, इसका कुछ पता नहीं है। ठीक है, अब देखिए हमें इसमें कौन सा वर्ड याद रखना है, वो रखना है स्लीप और फीवर। ओके, देखिए यहाँ पे एक्ट फर्स्ट की जितनी भी मैंने कोटेशंस आपको करवाई हैं यहाँ पे खत्म हो गई। अब कितनी है टोटल, 14 कोटेशंस है। अब इन सभी 14 कोटेशंस में मैंने आपको कुछ कुछ वर्ड याद रखने के लिए बोला था कि इससे ये वर्ड याद रख लीजिएगा, इससे ये वर्ड याद रख लीजिएगा। उन सबको जोड़कर मैंने एक ट्रिक बनाई है ताकि आपको एक कोटेशंस आपकी कभी भी आंखों के सामने आती हैं तो आप केवल एक वो पर्टिकुलर एक वर्ड पकड़कर आपको तुरंत वो चीज़ कहानी याद आ जाएगी कि मैम ने कौन सी कहानी सुनाई थी, क्या चीज़ बताई थी, और आपको वो सारी चीज़ें एकदम माइंड में दौड़ जाएंगी। देखिए इसमें जो कोटेशंस होती हैं, अगर आपने समरी अच्छे से की हुई है, ठीक है, ये प्ले पढ़ा हुआ है, तो आपको ऐसा कुछ करने की ज़रूरत ही नहीं है, आपको ऑटोमेटिकली सब कुछ लर्न हो जाएगा, याद आ जाएगा। लेकिन अक्सर क्या होता है, एग्जामिनर ऐसी चीज़ें दे देता है, कन्फ्यूज़न भरी चीज़ें दे देता है ताकि आप क्या हो वहाँ पे घूम जाए, कहाँ पे, एग्जामिनेशन हॉल में जब आप एग्ज़ाम दे रहे हो। तो उसके लिए हम क्या लर्न करेंगे फिर भाई, उसको क्लियर करने के लिए, उस चीज़ों को क्लियर करने के लिए हम एक ट्रिक याद करेंगे। अब वो ट्रिक क्या है, देखिए आप थोड़ी देर के लिए भूल जाइए कि भाई मैकबेथ क्या है, एक ट्रेजेडी है। ठीक है, अब आप ये सोचिए, ट्रिक मैं आपको अब बता रही हूँ, अब इसको ध्यान से पहले सुनिएगा, बिल्कुल आंख बंद कर लीजिए, आंख बंद करके ध्यान से सुनेंगे तो आपको सारी चीज़ें बिल्कुल क्रिस्प एंड क्लियर हो जाएंगी। तो चलिए 40 नंबर तक हम जो कोटेशंस कर चुके हैं, दोबारा फर्स्ट नंबर से चलते हैं और जो मैंने आपको पर्टिकुलर वर्ड बताए थे उनको पकड़ पकड़ के हम फटाफट से एक स्टोरी बना के ये एक्ट फर्स्ट की सारी कोटेशंस हम बिल्कुल क्लियर करते हैं। ठीक है, देखिए फर्स्ट कोटेशन में हमने पकड़ा था फॉग, ठीक है, सेकंड में पकड़ा था कौन सा, मिल्क। अब हमें क्या करना है, देखिए मैकबेथ को भूल जाइए थोड़ी देर के लिए कि वो एक ट्रेजेडी थी। ठीक है, इसको हम बदलेंगे किसमें, कॉमेडी में बदल देंगे अपनी सोच से। मैकबेथ समझो घोड़े से जा रहा है, कहाँ जा रहा है, सुबह सुबह ठंड का माहौल है, सुबह सुबह कोहरे में जा रहा है, कहाँ पे, दूध लेने के लिए जा रहा है भाई अपने परिवार के लिए। अब आप इमेजिन करके देखो ज़रा, भाई घोड़े पे मैकबेथ बैठा हुआ है, मतलब हाथ में क्या लग रही है, दूध की बाटी लग रही है, और मतलब घना कोहरा हो रहा है, ठंड का टाइम है, और वो क्या लेने जा रहा है, दूध लेने जा रहा है। आप देखिए ये जो दो लाइन है, दो चीज़ आपकी क्लियर हो गई। कोटेशन कौन सी, देखिए यहाँ पे फॉग, फॉग हो गया आपका क्या, कोहरा। ठीक, क्या लेने जा रहा है मैकबेथ, दूध लेने जा रहा है, तो आपको ये सेकंड कोटेशन भी क्लियर हो गई। क्या लेने जा रहा है, दूध लेने जा रहा है, तो यहाँ पे आपका जो मिल्क है ये भी आपका क्लियर हो गया। मैकबेथ कहाँ जा रहा है, दूध लेने जा रहा है भाई, किस पे बैठ के जा रहा है, घोड़े पे बैठ के जा रहा है। अब देखिए दो लाइन में आपकी दो चीज़ क्लियर हो गई। नेक्स्ट आइए, देखिए नेक्स्ट क्या थे हमारी थर्ड और फोर्थ नंबर की कोटेशन में, हमने क्या क्या वर्ड आपको लर्न करवाए थे, एक तो सीड लर्न करवाया था, एक आपको हॉरिबल लर्न करवाया था। ठीक है, सीड माने होता है क्या, बीज, ठीक है, और हॉरिबल क्या हो गया आपका, डरावना एक तरीके से। अब जब वो सुबह सुबह जा रहा था, कहाँ जा रहा था, दूध लेने के लिए, तो रास्ते में क्या पड़े भाई, किसानों के खेत पड़े, और उन किसानों ने क्या, कई सारे बीज बो रखे थे ताकि उनकी फसल उग जाए। ठीक है, अब क्योंकि सुबह का टाइम था, बहुत ही डरावना माहौल था। अब भाई सुबह सुबह मानो 4-5 बजे के करीब, आप सुबह सुबह, ठंड का माहौल है, घना कोहरा हो रहा है, तो भाई डरावना सा तो होता ही है। तो वो क्या था, वो बहुत ज़्यादा डरावना सा माहौल था एक। तो आपको ये थर्ड और फोर्थ कोटेशन क्लियर हो गई। फिफ्थ और सिक्स में मैंने आपको कौन कौन से वर्ड लर्न करवाए थे, तो डीप डिज़ायर, ठीक है, और आर्ट। अब क्या होता है भाई, जैसे तैसे मैकबेथ वहाँ पहुँच जाता है, कहाँ पे, दूध लेने के लिए पहुँच जाता है। वहाँ पे भाई उसकी बहुत इच्छा होती है, डीप डिज़ायर, देखिए डीप डिज़ायर उठा लीजिए, उसकी इच्छा होती है, क्या इच्छा होती है कि भाई उसने जैसे ही देखा कि भाई भैंस का दूध काट रहा है, उसने कहा मेरी बहुत गहरी इच्छा है कि भाई मैं भी एक बार दूध काट के देखूँ। तो वो दूध वाला जो होता है वो रिप्लाई करता है, ऐसे थोड़ी ना काट लोगे, दूध काटना तो एक आर्ट है, आर्ट। अभी यहाँ से आर्ट वर्ड क्लियर हो गया। ठीक, फिफ्थ और सिक्स नंबर की क्लियर। नेक्स्ट कोटेशन में मैंने आपको वर्ड याद करवाए थे, एक तो रफेस्ट डे, ठीक है, और एक करेज। अब देखिए अब वो दूध वाला क्या कहता है, क्योंकि वो कह चुका है भाई दूध काटना तो एक आर्ट है, आर्ट भाई तुम पे तो होगा नहीं। अब वो कहता है दूध वाला कि तुम जैसा रफ व्यक्ति, तुम जैसा असभ्य व्यक्ति नहीं काट सकता दूध। तो उन्होंने कहा अच्छा मैं असभ्य नहीं हूँ, मेरे अंदर बहुत ज़्यादा करेज है, तुम्हें पता नहीं है अभी मेरे अंदर कितना करेज है। देखिए तो यहाँ से क्या हो गया, 7 और 8 क्लियर हो गया। किस बात का करेज है, अब मैंने ठान ली तो मैं दूध काट के रहूँगा, है ना, मेरे अंदर करेज है, साहस है, मैं कुछ भी कर सकता हूँ, मैं असभ्य थोड़ी ना हूँ। ठीक है, अब ये आपकी 7th और 8th क्लियर हो गई। 9th और 10th में मैंने आपको कौन से दो वर्ड याद करवाए थे, इनोसेंट और ट्रबल। आप जब दूध वाले ने भाई साफ साफ मना कर दी है ना, फिर मैकबेथ बड़ा ही इनोसेंट सा चेहरा बना के कहता है, क्या कहता है कि आप टेंशन मत लो, मैं इस गाय को या भैंस को कोई भी ट्रबल यानी कोई भी परेशानी नहीं दूंगा और शांति से मैं दूध काट लूँगा, मुझे बस एक बार सिखा दो। तो यहाँ से ही आपका इनोसेंट क्लियर हो गया कि इनोसेंट सा फेस बना के वो कहता है कोई भी ट्रबल नहीं दूंगा किसको, गाय या भैंस को, आप परेशान मत हो, बस एक बार दूध काटना सिखा दो, एक बार दूध काटने दो। इससे क्या होता है आपका 9th और 10th क्लियर हो गई कोटेशन। अब 11th और 12th पे आ जाइए, देखिए फिर क्या होता है, फिर वो दूध वाला कहता है कि चलो मैं तुम्हें एक डेयर देता हूँ। क्या डेयर देता हूँ
कि इस गाय के जो चिल्ड्रन हैं, जो बच्चे हैं, उनको तुम खोल के लाओ और इस गाय के पास लाके खड़ा कर दो। अब भाई मैकबेथ क्या कर लेता है, वो डेयर, ये जो डेयर है आपके 11 नंबर में, ये डेयर एक्सेप्ट कर लेता है। और जो गाय का बछड़ा, बछड़ा यानी गाय का बच्चा, तो उससे हमने क्या लर्न कर लिया, चिल्ड्रन लर्न कर लिया। ठीक है, गाय के बच्चे को क्या करता है, ठीक है मैं तुम्हारा डेयर एक्सेप्ट करता हूँ और जो बच्चा है गाय का उसको मैं लाऊंगा किसके पास, गाय के पास। इससे आपका 11 से 12 क्लियर हो गया। ठीक है, अब केवल बची कितनी, 2। इसमें मैंने आपको कौन से वर्ड याद करवाए थे, देखिए एक तो हर्ट याद करवाया था, एक फीवर और एक स्लीप याद करवाया था। ठीक है, अब क्या होता है जब मैकबेथ डेयर पूरा कर लेते हैं, किसका, उस दूध वाले का दिया हुआ, और उस गाय के बछड़े को उसके किसके पास, गाय के पास ले आते हैं, तो उनका जो हर्ट है, जो दिल है, वो खुशी से भर जाता है। ठीक है, और वो घर जाकर कैसे, चैन की नींद, स्लीप वेल। ठीक है, स्लीप वेल याद करना है आपको, क्या, चैन की नींद, सो जाते हैं। तो इस तरीके से केवल आपको कुछ वर्ड को उठाकर एक प्यारी सी स्टोरी बनाकर आपको पूरी मैकबेथ की क्वेश्चंस क्या हो जाती हैं, बिल्कुल क्लियर हो जाती हैं। आपको क्या याद रखना है, देखिए फॉग, कोहरे में गया था दूध लेने, मिल्क से हो गया दूध। ठीक है, और क्या याद रखना है आपको, देखिए रास्ते में क्या पड़े थे, खेत पड़े थे, वहाँ पे क्या उगा रखे थे, किसानों ने बीज डाल रखे थे फसल उगाने के लिए, और बहुत ही हॉरिबल सा माहौल था। और फिर क्या हुआ, फिर उसने क्या किया, उसकी डीप डिजायर थी किस चीज़ की, उस दूध को काटने की। ठीक है, फिर उसने क्या था भाई, दूध वाले ने क्या कहा, ये तो आर्ट है, आर्ट, इजी काम नहीं है। फिर दूध वाला क्या कहता है, तुम जैसा सभ्य व्यक्ति ये काम नहीं कर सकता। मैकबेथ कहता है क्या, नहीं भाई मेरे में बहुत करेज है, मैं कर सकता हूँ, क्या बात कर रहे हो। तो फिर वो इनोसेंट सा चेहरा बना के कहते हैं, मैं दूध काटूंगा, मैं आपसे प्रॉमिस करता हूँ कि मैं इस गाय या भैंस को कोई भी ट्रबल, कोई भी परेशानी नहीं दूंगा। उन्होंने कहा ठीक है। फिर दूध वाला क्या करता है, डेयर देता है। क्या डेयर था, कि गाय या भैंस के बच्चों को एक जगह से लाके दूसरी जगह तुम्हें बांधना है। वो एक्सेप्ट कर लेते हैं और वो फिर खुशी से, जब वो उसे सिखा देता है, अपना डेयर कंप्लीट कर लेता है, खुशी से उनका दिल भर जाता है और वो चैन की नींद जाके सो जाते हैं। बस बात खत्म। इतने में आपको क्या लर्न हो जाएगी, पूरी क्वेश्चंस लर्न हो जाएंगी। ठीक है, अब हम करेंगे एक्ट 2 की क्वेश्चंस। देखिए फर्स्ट एक्ट आपका खत्म हो गया राजा डंकन की हत्या के बाद। ठीक है, अब यहाँ से सेकंड जो एक्ट है आपका स्टार्ट हो रहा है, सेकंड एक्ट की क्वेश्चंस स्टार्ट हो रही हैं। 14 तक हम ऑलरेडी कर चुके हैं फर्स्ट एक्ट की। अब यहाँ पे स्टार्ट हो रही है सेकंड एक्ट की 50 नंबर से। देयर्स हस्बेंड्री इन हेवन, देयर कैंडल्स आर ऑल आउट। देखिए कौन कह रहा है, ये बोला जा रहा है बैंकों के द्वारा। किस एक्ट में, एक्ट सेकंड सीन फर्स्ट में बोला जा रहा है। क्यों बोला जा रहा है, जब राजा डंकन का मर्डर हो गया, किसने किया भाई, मैकबेथ ने किया। कब किया, जब वो रात को सो रहा था। अब सुबह इन लोगों को पता चलती है, तो वो क्या कह रहा है, दिस हस्बेंड्री इन हेवन, स्वर्ग में क्या है, कहीं भी प्रकाश नहीं है। क्यों नहीं है, क्योंकि सभी स्वर्ग की जो कैंडल्स हैं, जो रोशनी की चीज़ें हैं, स्वर्ग ने अपनी कंजूसी के कारण वो सारी कैंडल्स कहीं छुपा के रख दी हैं और स्वर्ग में कहीं भी प्रकाश नहीं है। देखिए क्या वाकई में ऐसा होगा, नहीं। क्या मतलब है बैंकों का ये कहने का, बैंक को कहना चाह रहा है कि ये जो राजा डंकन का जो मर्डर हो गया है, हे ईश्वर इतने अच्छे थे वो, उनका कैसे मतलब मर्डर हो गया। क्या आपने अपनी सारी जो कैंडल्स हैं, जो आप रोशनी करके सबको देखते थे, करते थे, वो सब छुपा के रख दिए क्या एक जगह, जो आपको बिल्कुल अंधेरा हो गया, आपको दिख नहीं रहा, इतना अच्छा व्यक्ति का क्या हो गया, मर्डर हो गया। वही कहना चाह रहे हैं यहाँ पे कि कहीं भी स्वर्ग में प्रकाश नहीं है, हर तरफ क्या है, एकदम अंधकार ही अंधकार छा गया है। क्यों छा गया है भाई, राजा डंकन की क्या हो गई है, मृत्यु हो गई है, उनका मर्डर हो गया है। अब देखिए इसमें कौन से वर्ड हमें याद रखने हैं, एक तो हमें याद रखना है कैंडल, ठीक है, और एक याद रखना है हस्बेंड्री। हस्बेंड्री से हम केवल ले रहे हैं हस्बैंड, जो कि कौन है, हमारे मैकबेथ, और लेडी मैकबेथ कौन है, उनकी वाइफ। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्या है, अ लिटिल वाटर क्लियर्स अस ऑफ दिस डीड। कौन कह रहा है भाई, स्पोकन बाय लेडी मैकबेथ। लेडी मैकबेथ कह रही है, किस एक्ट में कह रही है, एक्ट 2 में, सीन 2 में। ओके, एक्ट सेकंड का सीन सेकंड। ठीक, क्या कह रही है भाई, अ लिटिल वाटर, थोड़ा सा पानी, क्लियर्स अस ऑफ दिस डीड, हमें इस अपराध से मुक्त कर सकता है। कब कह रही है, देखिए जब मैकबेथ राजा डंकन का मर्डर करके आते हैं और वो जो खून से सनी हुई तलवार है वो लेडी मैकबेथ को देते हैं और कहते हैं देखो भाई मैं राजा डंकन का क्या करके आया हूँ, मर्डर करके आया हूँ, ये लो पकड़ो खून से सनी हुई तलवार। और जब वो लेडी मैकबेथ को देते हैं तलवार तो उनके हाथ भी खून में हो जाते हैं और वो क्या कहती हैं, अ लिटिल वाटर क्लियर्स अस ऑफ दिस डीड, थोड़ा सा पानी क्या कर सकता है, ये जो हमारे खून से सने हुए हाथ हैं इनको धो सकता है और इन पापों से हमें, इन अपराध से हमें क्या करा सकता है, मुक्त करा सकता है। ठीक है, ये आपकी इंपॉर्टेंट लाइन है, ये अक्सर एग्जाम में आ जाती है। इसमें हमें कौन सा वर्ड याद रखना है, वाटर। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं 17 नंबर की।
देयर इज़ नथिंग सीरियस इन मॉर्टिलिटी, ऑल इज़ बट टॉयज। देखिए बहुत ही अच्छी लाइन है, किसने कही है? मैकबेथ ने कही है। कब कही है? एक्ट 2 के सीन 3 में कही है। जब राजा डंकन की मृत्यु की खबर मिलती है, किसको? मैकबेथ को। देखिए मारा तो किसने था भाई? मैकबेथ ने ही मारा था, लेकिन वो ऐसे प्रिटेंड करके बैठ गया था कि उसे कुछ पता ही नहीं है। जब उसके दरबारी राजा डंकन को देखने गए थे, राजा डंकन ने बोला था रात को कि मुझे सुबह जल्दी उठा देना। अब जब वो दरबारी देखने गए और वो एकदम बहरा जाते हैं वहाँ पे देख के, क्या देख के बहरा जाते हैं कि राजा डंकन का क्या हो गया है भाई? मर्डर हो गया है। वो भागते हुए मैकबेथ के पास आते हैं और कहते हैं कि भाई राजा डंकन को किसी ने मार दिया। अब मैकबेथ कह तो नहीं सकता कि भाई उनका खून मैंने किया है, वो ऐसा प्रिटेंड करता है, ऐसा दिखाता है कि ओफ ये क्या हुआ। तब वो ये लाइन बोलता है, क्या बोलता है? देयर इज नथिंग सीरियस इन मॉर्टलिटी, ऑल इज बट टॉयज। ये जीवन क्या है? मुझे आज कैसा प्रतीत हो रहा है? बिल्कुल ही निरर्थक प्रतीत हो रहा है, बिल्कुल ही बेकार प्रतीत हो रहा है। मतलब पूरा संसार ऐसा लग रहा है बिल्कुल एक खिलौना मात्र है कि हे भगवान ये खबर मैंने क्यों सुनी, कैसे सुनी? इससे तो तुम भगवान ईश्वर मुझे ही उठा लेते, ये खबर सुनने से पहले मैं मर क्यों नहीं गया। अब उसे ऐसे ही तो दिखाना है भाई कि वो बहुत दुखी है, बहुत परेशान है और बहुत मतलब उस पर असर हुआ है राजा डंकन की मृत्यु का। तब सबको दिखाने के लिए कि हाँ उसे बहुत दुख है, वो ये कुछ लाइनें बोलता है। अब इस कोटेशन में हमें वर्ड याद रखना है सीरियस। नेक्स्ट कोटेशन देखते हैं क्या है? वेयर वी आर देयर्स डैगर्स इन मैंस स्माइल, द नियरर इन ब्लड द नियरर ब्लडी। बहुत ही बेहतरीन बढ़िया गजब वाली लाइन है, पर्सनली मुझे बेहद पसंद है। क्या कहते हैं इसमें? देखिए इसमें जो राजा डंकन के जो पुत्र हैं, कौन? डोनाल्ड, वो कहते हैं किस एक्ट में कहते हैं? एक्ट 2 में सीन 3 में कहते हैं। क्या कहते हैं? वेयर वी आर देयर्स डैगर्स इन मैंस स्माइल, जहाँ हम हैं वहाँ तो लोगों की स्माइल में ही क्या है भाई? खंजर हैं। द नियरर इज ब्लड द नियरर ब्लडी। बहुत ही बेहतरीन बढ़िया वाली लाइन। क्या? लोग खंजर के समान क्या करते हैं? मुस्कुराते हैं। और जो हमारा सगा या संबंधी रिश्तेदार है वह उतना ही क्या है? खतरनाक है। कौन कहते हैं? ये राजा डंकन के जो पुत्र थे डोनाल्ड, वो कहते हैं। क्या कहते हैं? एक बार फिर समझेंगे, बहुत ही अच्छी लाइन्स है। क्या? कि यहाँ तो लोगों की स्माइल में भी क्या है? खंजर हैं। लोग खंजर के समान मुस्कुराते हैं, मतलब फेस पे तो भाई मुस्कुरा रहे हैं लेकिन दिल में क्या है? दुश्मनी भरी हुई है, गद्दारी भरी हुई है, नफरत भरी हुई है। मुस्कुरा तो रहे हैं लेकिन पीछे से खंजर भोंके जा रहे हैं। और जो हमारा जितना भी सगा संबंधी है, हमारा जितने भी रिश्तेदार हैं, वो उतने ही क्या है? खतरनाक है। वो कहते भी है ना, आस्तीन के सांप। तो मतलब वही लाइंस हैं ये। आप आस्तीन के सांप अगर समझ गए तो ये लाइन पूरी की पूरी उस पर क्या होती है? फिट होती है। आई होप आपको ये सारी कोटेशंस अच्छे से समझ में आ रही होंगी, क्लियर हो रही होंगी। और इस कोटेशन में वर्ड याद रखना है स्माइल। नेक्स्ट देख लेते हैं। नेक्स्ट है हमारी 19 नंबर की। देखिए ये वाली जो कोटेशन है बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, ठीक है, इसे ध्यान से समझिएगा। विल ऑल ग्रेट नेपच्यून्स ओशन वॉश दिस ब्लड क्लीन फ्रॉम माई हैंड? नो, दिस माई हैंड विल रैदर द मल्टीट्यूडिनस सी इन कार्नाडाइन मेकिंग द ग्रीन और रेड। अब ये देखिए कौन बोल रहा है? ये बोल रहे हैं मैकबेथ, ठीक है। एक्ट 2 के सीन 2 में क्या कह रहे हैं? जब मैकबेथ राजा डंकन का मर्डर कर देते हैं और जो उनके हाथ है वो खून से बुरी तरह सन जाते हैं, और जब लेडी मैकबेथ कहती हैं कि भाई थोड़ा सा पानी हमारे इस खून को, हमारे इस अपराध को क्या कर सकता है? साफ कर सकता है। तब वो क्या कहते हैं? यदि मैं सारे समुद्र का भी पानी ले आऊँ, सभी ओशंस का, सभी समुद्र का पानी भी ले आऊँ, तब भी मेरे हाथ में जो खून के दाग लगे हुए हैं उन्हें साफ़ करने की कोशिश करूँ, वो तब भी साफ़ नहीं होंगे। और हो सकता है सारे समुद्र का पानी ही क्या हो जाए? लाल हो जाए। आप सोचते हैं कि भाई हमने अपराध कर दिया, ये माफ़ हो जाएगा, थोड़ा सा पश्चाताप कर लेंगे, ये कर लेंगे, वो कर लेंगे, लेकिन कुछ भी हो जाए आपका ये अपराध माफ़ नहीं हो सकता, वो भी एक हत्या का अपराध। अपराध तो देखिए अपराध ही, और मतलब हत्या का अपराध तो बहुत ही बड़ा अपराध हो गया है ना। मतलब पूरे संसार का भी चाहे आप पानी ले आएँ, पूरे संसार के ओशंस का भी पानी ले आएँ, तब भी ये जो अपराध है आपका, ये जो खून से रंगे हुए हाथ हैं वो साफ नहीं हो सकते। अब इसमें कौन सा वर्ड याद रखना है आपको? इसमें आपको याद रखना है ओशन, ठीक है। यहाँ पे हमारे एक्ट 2 की जितनी भी इंपॉर्टेंट कोटेशंस थी वो खत्म होती हैं, ठीक है। अब आपको क्या करना है? देखिए जो मैंने आपको वर्ड बोले थे कि ये कुछ चंद वर्ड आपको याद रखने हैं, तो वो आप याद रखिए, थोड़ा सा दिमाग में फिर वही इमेजिनेशन दौड़ाइए। अब आपको क्या लर्न करना है कि पहले एक्ट में मैकबेथ कहाँ गए थे? दूध लेने के लिए गए हुए थे, ठीक है। अब वो इतना दूर था कि आते आते उन्हें क्या हो गई? शाम हो गई। जब शाम हो गई वो महल वापस आते हैं लौट के, तो लेडी मैकबेथ कहती हैं, क्या कहती हैं भाई? अंधेरा हो गया, तुम अभी तक कहाँ थे?
महल में क्या जलानी है? कैंडल्स जलानी है। जाओ जाके क्या लेके आओ? कैंडल लेके आओ। पहली बात तो लेडी मैकबेथ अपने हस्बैंड से कहती है, तो ये हस्बैंड क्लियर हो गया, ठीक है। क्या कहती है? कैंडल लेके आओ भाई। क्यों? क्योंकि महल में क्या हो गया? अंधेरा हो गया है। अब मैकबेथ कहते हैं भाई इतना थका हुआ आया हूँ, थोड़ा भाई पानी तो पी लेने दो, थोड़ा सा पानी तो लेने दो, लिटिल वाटर है ना, थोड़ा सा पानी पी लेने दो भाई, चैन लेने दो थोड़ा। तो वो कहती है, क्या कहती हैं? देखो एक दो कोटेशन क्लियर हो गई। फिर वो क्या कहती हैं? वो कहती हैं आर यू सीरियस? क्या सच में तुम पानी पीने के लिए रुकोगे? जाओ जाके कैंडल लेके आओ। अब भाई मैकबेथ क्या है भाई? हस्बैंड है। उसने हल्की सी स्माइल करी, तो ये आपकी दो चीज़ और क्लियर हो गई, दो कंडीशन और क्लियर हो गई, सीरियस और स्माइल। फिर वो वहाँ से क्या हुआ? वहाँ से चला गया। कहाँ चला गया? ओशन, समुद्र के पास चला गया, बीच पे चला गया, चिल मारने के, भाई यहाँ तो रहूँगा तो दिमाग खराब ही होता रहेगा। यहाँ पे आपकी सेकंड एक्ट वाली कोटेशन क्लियर हो गई। फर्स्ट एक्ट में क्या था? मैकबेथ दूध लेने गया था, और सेकंड एक्ट में लेडी मैकबेथ क्या कहती हैं? कैंडल ले आओ भाई, अंधेरा हो रहा है। वो कहता है सीरियसली पानी तो पी लेने दो, कि नहीं पानी वानी नहीं, पहले कैंडल लेके आओ। तो बस वो दुखी हो जाता है, स्माइल करता है और समुद्र के किनारे चल देता है। आपको ये याद रखना, ये आपकी दो एक्ट की कोटेशंस यहाँ पे क्लियर हो गई। अब नेक्स्ट कोटेशन देखते, देखिए 20 नंबर की क्या है? थिंग्स विदाउट ऑल रेमेडी शुड बी विदाउट रिगार्ड व्हाट्स डन इज डन। देखिए यहाँ पे कौन कह रहा है भाई? लेडी मैकबेथ कह रही है। किससे कह रही है? मैकबेथ से कह रही है। क्या कह रही है? किस एक्ट में कह रही है? थर्ड एक्ट है, सीन सेकंड है, कि थिंक विदाउट ऑल रेमेडी। जो व्यक्ति चला गया भाई उसको त्याग दो, क्यों उसके बारे में सोचते रहना है, क्यों हमें विचार करते रहना है। कौन चला गया है भाई? राजा डंकन चले गए हैं, इधर मैकबेथ सोचे जा रहे हैं कि भाई मैंने मर्डर कर दिया, मर्डर कर दिया। शुड बी विदाउट रिगार्ड व्हाट्स डन इज डन। अब कुछ भी ठीक नहीं हो सकता, मतलब जो हो गया सो हो गया, जो हो गया वो हो गया, छोड़ो, उसके बारे में मत सोचो, सब कुछ बिल्कुल अपने दिमाग से निकाल दो। ये कह रही है लेडी मैकबेथ। किससे कह रही है? मैकबेथ से कह रही है। ओके, आई होप समझ में आ गया हो। नेक्स्ट कोटेशन देखते हैं, देखिए क्या है? बाय द प्रिकिंग ऑफ माई थंब समथिंग विक्ड दिस वे कम्स। अब देखिए ये कौन कह रहा है? ये कह रही है सेकंड विच। एक्ट फोर्थ के सीन फर्स्ट में क्या कह रही है? देखिए जब मैकबेथ को दोबारा वहाँ जाना था ना, कहाँ? चुड़ैलों के पास। जब वो भविष्यवाणियाँ सही होती जा रही थी, अब वो मैकबेथ परेशान हो रहा था, कहता अब मुझे क्या करना है? दोबारा उन चुड़ैलों के पास जाना है और सब कुछ पूछना है। तो वहाँ पे जो चुड़ैले हैं वो तो भाई भविष्य ज्ञाता है, उन्हें पहले ही पता चल जाता है कि कौन आ रहा है भाई? मैकबेथ आ रहा है। वो कहती है क्या? बाय द प्रिकिंग ऑफ माई थंब, मेरे अंगूठे की चुभन से मैं समझ सकती हूँ, क्या समझ सकती हूँ? समथिंग विक्ड दिस वे कम्स, कि कोई तो दुष्ट इधर की तरफ आ रहा है। भाई वो तो दुष्ट ही एक तरीके से, क्यों? क्योंकि भाई उसने मर्डर किया है। किसका किया है? राजा डंकन का किया है। क्यों किया है? स्कॉटलैंड की राजगद्दी पाने के लिए। और जबकि ये भविष्यवाणी थी कि आप राजा बनेंगे, आपको गलत कदम उठाने की ज़रूरत नहीं थी। हो सकता है कुछ सिचुएशन ऐसी हो जाती कि वो बन जाता राजा, लेकिन जो आपकी इच्छाएं होती हैं, जो आपकी महत्वाकांक्षाएं होती हैं, वो आपको गलत रास्ते पे चलने के लिए मजबूर कर देती हैं। इसमें हमें कौन सा वर्ड याद रखना है? इसमें हमें याद रखना है थंब। नेक्स्ट देख लेते हैं। नेक्स्ट है हमारी 22 नंबर की कोटेशन। Here is the smell of blood still, all the perfumes of Arabia will not sweeten this little hand. ये कहती हैं, कौन कहती हैं? लेडी मैकबेथ कहती हैं। किस एक्ट में कहती हैं? किस सीन में कहती हैं? एक्ट फोर्थ के सीन फर्स्ट में कहती हैं। क्या कहती हैं? कि हेयर द स्मेल ऑफ ब्लड स्टिल, आज भी खून की गंध किससे आ रही है? मुझसे आ रही है। ऑल द परफ्यूम ऑफ अरेबिया विल नॉट स्वीटन दिस लिटिल हैंड, कि अरेबिया के कितने भी परफ्यूम मैंने मंगा लिए, इतने सारे परफ्यूम मंगा लिए, मतलब सारे ही इत्र मैंने अरब के क्या कर लिए? ट्राई कर लिए, अपने ऊपर छिड़क के देख लिए, लेकिन मेरे हाथों से वो बदबू नहीं जा रही, वो खुशबू नहीं आ रही जो मेरे पहले आती थी। क्योंकि वो जो मर्डर की बदबू है वो उनके हाथ में नहीं, उनके दिमाग में बस गई है। जब आप कुछ गलत काम करते हैं तो आपको वो चीज़ लगती है, भले ही कुछ टाइम बाद लगे, उस समय आपको नहीं एहसास होता, लेकिन बाद में आपको एहसास होता है कि हाँ वो चीज़ मैंने गलत करी। और बाद में क्या हुआ था, देखिए जब मैंने आपको समरी करवाई थी, मैंने आपको बताया था कि जो बाद में लेडी मैकबेथ की हालत बहुत ख़राब हो गई थी, मेंटली बहुत ज़्यादा डिस्टर्ब हो गई थी वो, उन्हें कुछ समझ में ही नहीं आता था। उठती थी फिर हाथ धोती थी, फिर मतलब बैठ जाती थी, फिर उठती थी फिर हाथ धोती थी, उनको बोलती रहती थी, बड़बड़ाती रहती थी कि भैया अब सब कर लिया, ये हाथ क्यों नहीं साफ़ हो रहे, हाथ धोती रहती थी। तो वही वो कहती हैं, क्या कहती हैं? कि अरब के सारे इत्र मैंने मंगा के देख लिए, लेकिन ये जो मेरे हाथों से बदबू है, किसकी? खून की बदबू है, ये नहीं जा रही है। अब आपको इसमें कौन सा वर्ड याद करना है? एक तो ब्लड याद कर लीजिए, ठीक है, और एक परफ्यूम याद कर लीजिए।
देखिए नेक्स्ट कोटेशन क्या है हमारी, देख लेते हैं। डबल डबल टॉयल एंड ट्रबल, फायर बर्न एंड कॉर्डन बबल। अब ये कौन कह रहा है, देखिए ये कह रही है हमारी थ्री विचेस। कब कह रही हैं, एक्ट 4 के सीन फर्स्ट में कह रही हैं। क्या कह रही हैं भाई, डबल डबल टॉयल एंड ट्रबल, हमें अपना परिश्रम डबल और ट्रिपल कर देना चाहिए। क्यों कर देना चाहिए, देखिए इधर मैकबेथ सोचता है कि वो दोबारा से कहाँ जाएगा, उन थ्री विचेस से मिलने जाएगा। और जैसे ही विचेस को पता चलता है कि मैकबेथ आने वाला है, तभी वो कहती हैं, क्या कहती हैं कि हमें जो अपना परिश्रम है डबल और ट्रिपल कर देना चाहिए, ताकि जो भी हम कढ़ाई में तैयार कर रहे हैं, वो कढ़ाई में क्या तैयार कर रही थी, वो अजीब अजीब सी चीज़ें तैयार कर रही थी। देखिए जब मैंने आपको समरी बताई थी तो उन सभी चीज़ों के मैंने आपको नाम बताए थे बाकायदा पिक्चर लगा के, ठीक है। क्या क्या थी, कुत्ते की जीभ, चमगादड़ के पंख, सांप का फन, है ना, ये सारी चीज़ें थी, और भी बहुत सारी चीज़ें थी। अगर आप समरी देखेंगे तो अच्छे से बिल्कुल क्रिस्प एंड क्लियर हो जाएगा। तो वो जो एक काढ़ा टाइप का तैयार कर रही थी, वो कह रही थी क्या कि हम कढ़ाई में जो भी तैयार कर रहे हैं वो जल्दी से तैयार हो जाएगा अगर हमने अपना परिश्रम क्या कर दिया, डबल और ट्रिपल कर दिया। अब इसमें हमें कौन सा वर्ड याद रखना है, देखिए एक तो डबल याद रख लीजिएगा और एक ट्रिपल याद रख लीजिएगा, ठीक है। यहाँ पे हमारी फोर्थ एक्ट की जो कोटेशंस है वो भी फिनिश होती हैं। अब हम इसको कैसे लर्न करेंगे, देखिए मैंने आपको कौन कौन से वर्ड याद करने के लिए बोला था। देखिए 21 नंबर का जो था फोर्थ एक्ट का, एक तो इसमें थंब याद करने के लिए बोला था, ठीक है। अब थंब देखिए, मानिए आप ये सोचिए कि इसके पहले जो एक्ट था उसमें कहाँ चले गए थे मैकबेथ, ओशन के पास चले गए थे सुकून लेने के लिए। और वहाँ पे क्या होता है, वहाँ पे वो जैसे ही वो हाथ रख के बैठते हैं उनके थंब में कुछ चुभ जाता है, ठीक है, थंब में चुभ गया कुछ। अब क्या होता है, थंब में चुभने के बाद उनको क्या होने लगता है, वहाँ से ब्लड निकलने लगता है। तो ये आपका 22 नंबर की जो ये आपका मैंने वर्ड याद करवाया था उससे ये चीज़ क्लियर हो जाएगी। अब जैसे ही ब्लड निकला वो भाग के आए, कहाँ पे, महल लौटे आए। और किससे बोला, अपनी वाइफ से बोला भाई जल्दी से कुछ करके इसको पट्टी वट्टी बांध दो साफ करके। तो वो जो लेडी मैकबेथ थी उनके पास परफ्यूम रखा हुआ था, उन्होंने क्या किया, वो परफ्यूम ही किस पे छिड़क दिया, उनके कटे हुए अंगूठे पे छिड़क दिया। अब भाई परफ्यूम छिड़क दिया तो प्रॉब्लम तो डबल और ट्रिपल होनी थी। जो उनकी ट्रबल थी, परेशानियाँ थी, वो उनकी क्या हो गई, डबल हो गई। और वो जो ब्लड निकल रहा था वो साथ में जलने भी लगा। यही हमारा फोर्थ एक्ट खत्म होता है एक तरीके से। वैसे ख़त्म नहीं होता, देखिए स्टोरी में, ये हमारी जो ट्रिक की स्टोरी है उसमें ख़त्म होता है। पहले एक्ट में क्या था, देखिए फिर से रिवाइज करिए, मैकबेथ कहाँ गए थे, दूध लेने गए थे, ठीक है। दूसरे एक्ट में लेडी मैकबेथ कहती हैं क्या ले आओ भाई, कैंडल ले आओ, तो सुकून पाने के लिए ओशन के पास चले गए। फिर क्या होता है, तीसरे एक्ट को आप स्किप मारिए, उसमें क्या आपको रेमेडी वर्ड याद रखना है केवल, ठीक है। फोर्थ एक्ट में क्या होता है कि उनके अंगूठे में कुछ चुभ जाता है, ब्लड निकलने लगता है, वो भाग के दोबारा जाते हैं कहाँ पे, महल जाते हैं। वहाँ पे क्या करती हैं लेडी मैकबेथ, परफ्यूम छिड़क देती हैं। जो उनकी परेशानियाँ थी, ट्रबल थी, वो क्या हो गई, दुगनी और तिगनी हो गई, ठीक है। अब नेक्स्ट देख लेते हैं। नेक्स्ट है हमारा 24 नंबर की कोटेशन, क्या कहती है, देखिए ये हमारा यहाँ से फिफ्थ एक्ट चालू हो गया। व्हाट्स डन कैन नॉट बी अनडन, जो हो गया सो हो गया, उसे हम बदल नहीं सकते। कौन कह रहा है, देखिए ये कह रही है हमारी लेडी मैकबेथ। कब कह रही है, एक्ट 5 के सीन फर्स्ट में कह रही है भाई जो हो गया सो हो गया, उसे बदला नहीं जा सकता। कब कह रही हैं, जब वो मेंटली डिस्टर्ब हो गई हैं, वो बार बार एक ही चीज़ दोहरा रही हैं कि भाई बैंकों की बॉडी को दफना दिया गया है, खून के हाथ साफ नहीं हो रहे हैं, अरब से सारे इत्र मंगा लिए हैं, भाई कुछ तो करो, क्या है ये, जो हो गया वो हो गया, उसे बदला नहीं जा सकता। तो ये कौन कह रहा है, भाई लेडी मैकबेथ कह रही है, ठीक है। अब इसमें से हमें क्या वर्ड याद करना है, इसमें हमें वर्ड याद करना है एक तो डन और एक अनडन, ठीक है। नेक्स्ट है हमारी 25 नंबर की, आउट आउट ब्रीफ कैंडल, लाइफ बट अ वॉकिंग शेडो। देखिए बहुत इंपॉर्टेंट लाइन है और बहुत ही सटीक लाइन है। जीवन क्या है, कुछ भी नहीं है, बस एक चलती फिरती परछाई है, उस कैंडल के समान है जो बुझने से पहले तेजी से क्या होती है, चमकती है। ये कहते भी है ना कि देखिए बुझने से पहले दिया तेजी से क्या होता है, फड़फड़ाता है। वही क्या कह रहे हैं, मैकबेथ कह रहे हैं। कब कह रहे हैं, एक्ट 5 के सीन 5 में कह रहे हैं। जब वो मरने वाले होते हैं मैकबेथ, उससे पहले की ये बात है। क्या कहते हैं कि जीवन कुछ भी नहीं है भाई, एक चलती फिरती परछाई है, एक कैंडल के समान है जो बुझने से पहले तेजी से चमकती है। अब हम इसमें कौन सा वर्ड याद रखेंगे, वो रखेंगे हम वॉकिंग याद। नेक्स्ट देख लेते हैं, देखिए 26 नंबर का, इट इज़ अ टेल टोल्ड बाय एन इडियट, फुल ऑफ साउंड एंड फ्यूरी सिग्निफाइंग नथिंग। लाइफ क्या है, एक मूर्ख द्वारा बताई गई कहानी है जो शोर और आवेश से भरी हुई है, जिसका कोई भी मतलब नहीं है। कौन कह रहा है ये कह रहे हैं हमारे मैकबेथ भाई साहब। कब कह रहे हैं, एक्ट 5 के सीन 5 में कह रहे हैं। मतलब जब आदमी को अपनी मौत सामने दिखती है ना, उसे लगता है कि भाई अब मेरा कुछ नहीं हो सकता,
क्योंकि देखिए भविष्यवाणी पहले ही हो चुकी थी चुड़ैलों की, क्या कि तुम्हारे बाद बैंकों की संतानें राज करेंगी। अब उसे पता था भाई कि मैं तो मरूंगा ही मरूंगा, ठीक है, और उसने कर्म भी ऐसे करे थे कि उसे मौत तो मिलनी ही मिलनी थी। अब वो क्या कहता है लास्ट में, उसकी सारी, देखिए जब आप मरने वाले होते हैं तो पूरी लाइफ आपकी रिवाइंड होती है कि आपने क्या क्या किया, क्या सही किया, क्या गलत किया, और आदमी को खुद एहसास होने लगता है कि हाँ भाई हमने ये चीज़ें गलत की हैं। क्या कह रहे हैं वो, दोबारा देखेंगे, इट इज़ अ टेल टोल्ड बाय एन इडियट, लाइफ एक मूर्ख द्वारा बताई गई कहानी है, फुल ऑफ साउंड एंड फ्यूरी, जो से भरी हुई है, शोर से भरी हुई है, सिग्निफाइंग नथिंग, जिसका कोई भी मतलब नहीं है। मतलब पूरी लाइफ ही यार क्या है, बिल्कुल बेकार है ना, कुछ भी नहीं है। जो आदमी मरे जाता है ना कि हमारा ये, हमारा वो, ये राज करेंगे, वो राज करेंगे, ये मेरा, ये तेरा। अब देखिए इसने राजा बनने के लिए कितने गलत काम किए है ना, मर्डर पे मर्डर, मर्डर पे मर्डर करता ही चला गया। अब इसमें देखिए हमें कौन सा वर्ड याद रखना है, देख लेते हैं। इसमें याद रखना है इडियट। अभी देखिए लास्ट कोटेशन है, क्या है, मेक ऑल आवर ट्रम्स स्पीक, गिव देम ऑल ब्रीथ, दोज क्लैमरस हर्बिंगर्स ऑफ ब्लड एंड डेथ। कौन कह रहा है, देखिए ये कह रहा है मैकडफ। मैकडफ कौन था, जो मैकबेथ को मारने के लिए आया था, किसके साथ, पूरी आर्मी के साथ आया था, है ना, और राजा डंकन के पुत्र वगैरह भी सब लोग शामिल थे। किस एक्ट में कह रहा है, एक्ट 5 के सीन 6 में कह रहा है। क्या कह रहा है भाई, जो भी बिगुल है बजा दो, तैयार हो जाओ। देखिए अपनी आर्मी को करेज देने के लिए, उन्हें जोश भरने के लिए कह रहा है भाई बिल्कुल तैयार हो जाओ, देखो मैकबेथ सामने है, अब क्या करना है, इस पे हमला करना है, हमला बोलना है और इसको क्या कर देना है, मार देना है। बिल्कुल अब लड़ाई के लिए तैयार हो जाओ। हमें क्या करना है, देखिए सामने मैकबेथ है और उसको क्या करना है, मारना है। बिल्कुल एकदम आप बिल्कुल तैयार हो जाओ, शोर मचा दो, है ना, और क्या करो भाई, मैकबेथ को मार दो। यहाँ पे देखिए ये आपकी लास्ट वाली कोटेशन थी जो ख़त्म होती है, और इसमें हमें कौन सा वर्ड याद करना है, देखिए इसमें हमें याद रखना है ट्रम्पेट वर्ड, ठीक है। अब जल्दी से देख लेते हैं इसकी क्या ट्रिक है। देखिए अगेन 24 नंबर से आ जाइए। 5th नंबर के एक्ट में क्या है, देखिए हमने याद किया था डन, अनडन एंड देन वॉकिंग याद किया था। अब जब मैकबेथ क्या आते हैं, समुद्र से लौट के आते हैं, उनके थंब में कुछ चुभ जाता है और खून निकलने लगता है, तो क्या करती हैं लेडी मैकबेथ, वहाँ पे परफ्यूम डालती हैं और जो उनकी परेशानियाँ थी वो डबल और ट्रिपल हो जाती हैं। अब देखिए एक्ट 5 में आ जाइए, वो क्या कहते हैं भाई, लेडी मैकबेथ कहती है भाई सॉरी सॉरी, जो हो गया सो हो गया, डन अनडन आपको याद हो जाएगा, अब आप थोड़ा सा टहल लो तो वॉकिंग आपको याद हो जाएगा, उससे आपको क्या मिल जाएगा, आराम मिल जाएगा थोड़ा। देन वो कहते हैं भाई क्या तुम यार इडियट हो, तुमने क्या परफ्यूम डाल दिया, ऐसा कोई होता है क्या, तो आपको इडियट से ये वाली कोटेशन याद हो गई, ठीक है। और तभी वहाँ पे क्या बजने लगते हैं, नगाड़े बजने लगते हैं, और ये जो है स्टोरी खत्म हो जाती है। तो इस तरीके से आपको सारी कोटेशन विद ट्रिक आपको याद हो जाती हैं। आई होप आपको वीडियो अच्छी लगी होगी, और अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करना मत भूलिएगा। थैंक यू वेरी मच।